कश्मीर में फिर खून बहा और इस बार निशाने पे थे 28 टूरिस्ट जो वहां सिर्फ घूमने गए थे। इस बात से पूरा भारत नाराज है। मेरा जेन्युइनली खून खौल रहा है कि हम कुछ करते क्यों नहीं। हम इस कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए सॉल्व क्यों नहीं कर देते। कि आज की गवर्नमेंट में या आज के पॉलिटिशियंस में इतना सूझबूझ नहीं है कि वो इस चीज को जड़ से ठीक कर दे। अगर अभी के नेता नहीं तो वो नेता जिन्होंने हमें एक्चुअली में आजादी दिलाई, द फ्रीडम फाइटर्स। और इस पे बात करने के लिए मैंने आज गेस्ट बुलाए हैं शुभांकर वर्मा जी, जो पेशे से जर्नलिस्ट हैं और बेसिकली वो रिसर्च करते हैं इंडियन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर। कश्मीर के इशू को जड़ से रिजॉल्व करने के लिए और इस टेररिस्ट अटैक को हमेशा के लिए शांत करने के लिए मेरे दिमाग में एक नाम आया, भगत सिंह। इसके ऊपर इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। भारत में बड़े सारे द्रोणाचार्य आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारी भाषा सर्व प्रमुख है, हमारी भाषा सर्वोत्तम है। आपको लगता है कि भाषाओं में बांटकर तुम भारत को एकत्रित कर पाओगे? मेरे हिसाब से फ्रीडम फाइटर्स वो थे जो भारत को आजाद कराना चाहते थे। क्रांतिकारियों में और राजनेताओं में जमीन और आसमान का फर्क था। ये जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो गले में हार मालाएं डाल के घूम रहे हैं, इनसे तो हमें स्वराज मिलने से रहा, इंडिपेंडेंस मिली जी, लेकिन अभी तक कश्मीर इज नॉट स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक। अभी जो हाल ही में हमारे साथ हमारे लोग मारे गए कश्मीर में, आप उनको भूल जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कितने लोग गोली से छलनी हो गए हैं और इसके ऊपर क्या विवाद उठा? राजनीति। चाहे 47 से लेकर 2025 पहुंच गया है, लेकिन हम हर बार हमारा कोई साथी खोते हैं और उसके पश्चात हम उसे भूल जाते हैं। कि अगर आपसे जय हिंद नहीं बोला जा रहा है, वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है, राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा, आप इसमें भी विवाद कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं। तुम्हारा धर्म राष्ट्र से बढ़कर नहीं है भाई साहब। लोग हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर आप गांधी और भगत सिंह की एक साथ तुलना करें, अरे कर ही नहीं सकते। भगत सिंह मरना चाहते थे, बाकी कोई मरना नहीं चाहता। कि जो हमें इंडिपेंडेंस मिली ना, वो हमें ऐसे दान में दी गई है। कोई ऐसे इंडिपेंडेंस के लिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़े, पैसे के लिए ये वाला काम कर रहे थे कि धनराशि। वो सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना कि Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी वॉइस में बहुत बेस है। कुड बी अ रेडियो जॉकी। मैं पूछूंगा कि वो रेडियो जॉकी क्यों नहीं बने। द मैन हु टुक बर्थ इन बनारस एंड फिर ट्रैवल किया, पढ़ा और मेजरली भगत सिंह के टुवर्ड उन्होंने अपनी हिस्ट्री की नॉलेज गेन की। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, जय हिंद। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल कुशल मंगल हैं। यू स्पीक वेरी वेल यार, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोगों से सीखा है। अरे ये सीख कर हम लोगों ने संवाद को आगे बढ़ाया है। अच्छा, दिस गोना बी प्योरली इन हिंदी। मैं थोड़ा सर, पता क्या होता है, आपकी जो हिंदी हम वार्तालाप कर रहे थे, यू स्पीक वेरी फ्लुएंट हिंदी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश रहती है, थोड़ी हिंदी और इंग्लिश। हम प्रयास करेंगे कि हम संपूर्ण संवाद हिंदी में करें। हाँ, ठीक है। इसका भी एक अलग नजरिया। I'll try my level best कि मैं हिंदी में आपसे पूरी वार्तालाप हिंदी में करूँ। That shall be too fine। हाँ, लेकिन कभी कभी आप कुछ कठिन शब्द बोल देंगे ना, तो मैं अर्थात पूछूंगा, तो आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए। भाषाओं पर वैसे भी बहुत विवाद है भारत में। और आपने, मैंने सुना है कि करीबन आपको 12 लैंग्वेजेस आती हैं। कुछ भाषाएं मैं लमसन सीख रहा हूँ, कुछ भाषाएं पूर्णतः मुझे ज्ञात हो गई हैं। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और भोजपुरी, ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी भाषाओं के ऊपर विवाद चल भी रहा है। भारत में बड़े सारे द्रोणाचार्य आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारी भाषा सर्व प्रमुख है, हमारी भाषा सर्वोत्तम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। आपको लगता है कि भाषाओं में बांटकर तुम भारत को एकत्रित कर पाओगे? मतलब ही नहीं बनता। जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करते हैं कि एक रेखा चित्र में कभी सरदार पटेल ने इसको बांधा था, तो भाषाओं के आधार पर तो नहीं बांधा। हाँ, भिन्नता होनी चाहिए। ये हो सकता है कि मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मुझे मराठी बहुत पसंद है, मुझे ओडिया बहुत पसंद है, मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है, लेकिन इसके ऊपर विवाद करने की आवश्यकता तो नहीं है। जिस भाषा को डिस्कार्ड करना था उसको तुमने अकार्ड कर रखा है, अंग्रेजी भाषा। उसको आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जब हम लोग परिसरों में होते थे, विश्वविद्यालयों में या स्कूल्स में या फिर किसी प्रतिष्ठान में, तो वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया जाता था कि स्पीकिंग इन हिंदी विल फाइन यू 10 रुपीज कॉस्ट। ये हमने कभी नहीं सुना कि स्पीकिंग नॉट इन हिंदी विल फाइन 10 रुपये अकॉर्ड। अंग्रेजी को हमने प्राथमिकता ऐसे दी है। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती कितनी बेहतरीन बात कहकर गए, आर्य समाज के जो पुरोधा थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, कि वेदों में वापस जाओ। लेकिन हम वेदों में वापस ना जाके अंग्रेजों में वापस चले गए। जो हमारा
पश्चिम इतिहास है उसको हमने ऐसे बेजोड़ रूप से थामा, और जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको हम भूल गए। ये आपको पता है हमारी ये सब सबसे ना, बड़ी बात है। ये सब मार्केटिंग गिमिक है एक टाइप से, मैं समझता हूँ। कहते हैं ना कि अभी जैसे मेरे ख्याल से अभी वो अवेकनिंग भी हो रही है जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। जी लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तब ना वेस्टर्न टर्म को अडेप्ट करना, जी इंग्लिश ज़्यादा बोलना, ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा जी। था। और ये क्योंकि हम उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इंडिया बाहर के मुल्क से कनेक्ट कर रहा था। मुल्क जी। तो उर्दू वर्ड हो गया यार। नहीं देखिए ऐसा है, अभी मैंने क्या बताया, मैं भिन्नता, उर्दू भी मिक्स कर गया यार। भिन्नता मैंने वही चीज बताई कि हमें मतलब स्पष्ट होना चाहिए, नेशन, मुल्क, राष्ट्र। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो वहाँ पर वो चीज़ मुझे समझ आया कि हाँ ये चीज़ गलत भी नहीं थी, बट उसको इतना महत्व देना इज नॉट राइट। एक छोटी सी चीज बताता हूं मैंने खिल आपको, हमारे भारत के क्रांतिकारी सशस्त्र विद्रोह में एक पुरोधा रहे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उस व्यक्ति की आईसीएस में, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। इस समय जो ट्रेनिंग होती है वो पहाड़ों में होती है, मसूरी में होती है, खासकर जब लोग आईएएस बनते हैं। उस समय ट्रेनिंग लंदन में हुआ करती थी। उस व्यक्ति की 4थी रैंक थी। ही सिक्योर्ड 4th रैंक एंड ही ड्रॉप्ड इट। ही वेंट देयर एसेड के साथ, तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा मैं, मतलब ही नहीं बनता। सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि अंग्रेजी तो अच्छी होनी ही चाहिए। क्यों? जब अंग्रेज पूछेगा अंग्रेजी भाषा में तो आपका संवाद भी अंग्रेज को अंग्रेजी में ही जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारी जो पुरातत्व की भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसको तुम भुला दो। आप कभी सुभाष चंद्र बोस की स्पीचेस सुनिए, अंग्रेजी में भी भाषण दिए हैं, बंगाली में तो क्या ही कहें। जब वो व्यक्ति बंगाली में बोलता था तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लोग सुनते थे। बाकी लोगों का बोला हुआ जय हिंद और सुभाष चंद्र बोस का बोला हुआ जय हिंद में अंतर है। कुछ चीज़ हृदय से निकलती है, तो भाषाएं जो हैं हृदय से निकलती हैं। भाई भगत सिंह की हम लोग बात करते हैं, भगत सिंह हिंदी में भी उस्ताद थे, उर्दू में भी उस्ताद थे, अंग्रेजी में भी उस्ताद थे और गुरुमुखी में भी उस्ताद थे। उस व्यक्ति ने गुरुमुखी में भी अखबारों में काम करा है। कीर्ति नाम का एक अखबार आता था, अमृतसर से छपता था, उसमें भी उस व्यक्ति ने भारत के क्रांतिकारियों के ऊपर लेख लिखे हैं। वो व्यक्ति तो सबका पुरोधा था। अच्छा, वी कैन गेट इनटू लॉन्ग कन्वर्सेशन। पहले मैं ना एक चीज़ आपसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं ना एक टर्म है फ्रीडम फाइटर्स जी, एक टर्म है जो उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे बट दे वर पॉलिटिकली एक्टिव जी, तो ये मेरा व्यू है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर हम दोनों सेम वेवलेंथ पे हैं, फिर हम इसके ऊपर डीप डाइव लेंगे थोड़ा। मेरे हिसाब से फ्रीडम फाइटर्स वो थे जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, जो चाहते नहीं थे कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ भी अस्तित्व हो। और कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे या नहीं चाहते थे, बट वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे थे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। एंड व्हेन फ्रीडम केम इन दे बिकेम द पावर हेड। जी, आप मेरी इस टर्म से एग्री करते हैं? मैं संपूर्ण रूप से मैं अपनी एक बात रखूंगा, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं संपूर्ण जनमानस को यह बतलाना चाहता हूं, इनफैक्ट गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से समझें। क्रांतिकारियों में और राजनेताओं में जमीन और आसमान का फर्क था। दोनों को ही स्वराज चाहिए था। एक अपना शरीर कटवा के स्वराज लेना चाहते थे और एक पानी का गिलास पीते पीते स्वराज लेना चाहते थे। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में साहब बैठ के हमने वाइन मंगवा ली और बोल दिया कि हाँ अंग्रेजी भारत में आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन करा तुमने कुछ भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद हमेशा एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। ये जो हमारे उस समय की कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो गले में हार मालाएं डाल के घूम रहे हैं, इनसे तो हमें स्वराज मिलने से रहा मतलब ही नहीं बनता। लिख कर अगर स्वराज मिलना होता तो कहने ही क्या थे। हाँ, लेखनी बहुत जरूरी थी, लेखनी बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेखनी के बिना भी आप स्वराज कायम कर सकते थे, मगर सिर्फ लेखनी से आप स्वराज कायम नहीं कर सकते थे। जब हम स्वराज बोलते हैं तो स्वराज अपना राज, पूर्ण राज, अपना पूर्ण स्वराज, हमारी भाषा, हमारा भूखंड, हमारे कानून, इस बारे में भारत के क्रांतिकारियों ने बात करी। लेकिन आप मुझे आज भारत की एक पाठ्यक्रम की पुस्तिका दिखा दो जिसमें किसी भी क्रांतिकारी के बारे में बड़े से बड़ा उल्लेख हो। लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के इतिहास की किताबों में कितना जिक्र है सुभाष चंद्र बोस के बारे में? 3 पन्ने, बहुत ज्यादा आपने जिक्र कर दिया। इतना छोटा योगदान तो उस व्यक्ति का नहीं रहा होगा। भगत सिंह के नाम पे क्या लिखा जाता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई। बस फांसी कुछ कारण से ही हुई होगी, वो कारण तो बतलाने का प्रयास करा ही नहीं गया।
ऐसा क्या कारण रहा हो कि भगत सिंह को फांसी देने तक बात आ गई? ऐसा क्या कानून बना होगा कि सिर्फ भगत सिंह को ही अपराधी माना गया और उनके 2 साथियों को उनको फांसी दे दी गई? कुछ तो रहा होगा, लेकिन इस बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं करी। हम लोग लॉस के ऊपर बात करते हैं कि ये लॉ, वो लॉ, फलान लॉ, चेम्सफोर्ड लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वी डू नॉट टॉक कि किस व्यक्ति ने उस लॉ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, उसको बदलने का प्रयास करा। वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दैट। भगत सिंह की सबसे बड़ी जीत निखिल जानते हैं क्या है? कि हर वर्ष 23 मार्च 1931 से लेकर आज तक हम उनका बलिदान दिवस मनाते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी हार यह है कि अगले ही दिन हम उसको भूल जाते हैं। ये सच है। On the very next day, every year 23rd of March 1931 till today has been celebrated. हम बलिदान दिवस को मनाते हैं। पूर्णाभास के साहब, इस दिन हमारे 3 वीरों ने फांसी को ग्रहण करा था और हम उसको श्रद्धावान रूप से मनाते हैं। लेकिन 24 तारीख को हम इस बारे में बात भी नहीं करते। 25 तारीख को तो हम खोखले जाते हैं, 26 तारीख तक तो हम मदिरा में घुस जाते हैं, 27 तारीख तक इतिहास खत्म, बात खत्म। अब अगले 23 मार्च को सोचेंगे क्या होगा। शुभंकर जी, इंडिपेंडेंस मिली जी, लेकिन अभी तक कश्मीर इज नॉट स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक कि वहाँ पर विवाद है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे कहा जाता है कि वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। मैं हिंदू हूँ और मुझे मेरे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं और मेरे हिसाब से हम बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम खाना भी साथ खाते हैं, उनके ईद पे मैं जाता हूँ, वो मेरी दिवाली पे विश करते हैं, हम बहुत। लेकिन जो साइड पे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर अलग ही दिखता है जो मीडिया दिखाता है। ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, जो मीडिया दिखाता है मैं वो बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से पहले एक चीज़ बताइए, कश्मीर में अभी भी ये प्रॉब्लम क्यों है? ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ इशू हुआ था या फिर इट इज स्टिल कि पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है और पार्टीज इसके अकॉर्डिंग एंजॉय कर रही है? आपने बड़ी बेहतरीन बात कही, राजनीति। जब 47 में हमारा बंटवारा हुआ तो एक हमने हिंदुस्तान बनाया और एक पाकिस्तान उधर बना। अब आपने मीडिया की भी बात करी, जनसंचार की भी बात करी। अभी जो हाल ही में हमारे साथ हमारे लोग मारे गए कश्मीर में, आप उनको भूल जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कितने लोग गोली से छलनी हो गए यार, कितने लोग। और इसके ऊपर क्या विवाद उठा? राजनीति। हर बार की तरह राजनीति। चाहे 47 से लेकर 2025 पहुंच गया है, लेकिन हम हर बार हमारा कोई साथी खोते हैं और उसके पश्चात हम उसे भूल जाते हैं। अभी हाल ही में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जो आतंकवादी अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसमें भी एक विद्रोह उठा पूरे भारत में कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। अरे मत करो ये गलती भाई साहब। वी वर यूनिफाइड फॉर अ टर्म। जब हमने भारत का क्रांतिकारी सशस्त्र विद्रोह भी करा तो हिंदू और मुसलमानों ने साथ में करा। लेकिन ये इतनी बड़ी चाल चली जा रही है दूसरी कंट्री की वजह से कि इनको तोड़ा जाए। हाँ, दर्दनाक बात यह है जब हमें यह सुनने में आता है कि पाकिस्तान के झंडे को जब रोड पे लगाया गया तो उसके बाद भी वो उठा लिए गए हमारे ही भारतीयों द्वारा। अब उनको भारतीय कंसीडर करेंगे? जो मानसिकता पाकिस्तान की रखकर आ रहे हैं अपने हृदय में, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जिनको जय हिंद बोलने से दिक्कत है वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जो वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जब भारत का तिरंगा लहराता है, तब जब अपना सर झुका लेते हैं, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? तो भारत का दृष्टिकोण ही भारत की सबसे बड़ी छवि है। अभी जो हमारे लोग मारे गए, उस बारे में 2 दिन 3 दिन तक अगर बात हुई और उसके बाद बंद हो गई तो शायद उसका कोई औचित्य नहीं है। 47 से आज निकल 2025 आ गया है। पिछले साल भी हमने एक खबर सुनी, इससे पहले भी हमने एक खबर सुनी। कब तक हमारी फौज अपनी सेवा देगी इन गद्दारों के लिए जो दूसरे देश के हैं? आप हिसाब लगाइए, हम लोग घर बैठ के बोलते हैं कि युद्ध छेड़ देना चाहिए, हमारी फौज को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आप सिखाओगे फौज को क्या कर देना चाहिए? which is fully equipped with all the terminologies. Never teach Forge how to do, when to do, and what to do. Our Forge is equally capable of doing it so, and we have proved it since 1947 and shall be proving it in 2025 as well if things are needed. ये तो मैं being a civilian ये चीज़ बोल रहा हूँ। 1971 में क्या हुआ था ये हम कैसे भूल सकते हैं, जब हमने इनके 93,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स बनाया था। लेकिन हमने उनके साथ क्या सलूक करा और उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक करा। इन 1999 कारगिल वॉर, जब हमारे यहाँ कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट, जिस भी पद के थे, जब वो शहीद हुए, जब उनको वीरगति प्राप्त हुई, तो उन्होंने कैसे बोरे में भर के हमारे कलेजों को फेंका था और हमने उनके साथ क्या सलूक किया।
ये भारत का सबसे बड़ा दृष्टिकोण है. वी आर द मोस्ट मोरल आर्मी इन द इंटायर यूनिवर्स. टेल मी अ बैटल जिसमें भारत ने सबसे पहले कदम बढ़ाया हो. There has never been. There has never been and there shall never be because we are moral. हम लोग बहुत मोरल के साथ काम करते हैं, बहुत मोरल के साथ काम करते हैं. लेकिन ये डिस्प्यूट, राजनीति, विवाद, और इसमें वीरगति में कौन जा रहा है? हमारे 25, 26, 27, 28, 30 साल के जवान और अफसर, सिर्फ एक विवाद की वजह से. और अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे कुछ दोस्त मुसलमान भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हिंदू हैं, और हम लोगों ने बहुत आराम से इस चीज़ को जिया. जब हम भारत में रहे तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा. मगर अचानक से विवाद आ गया. गलतियां तो हो रही हैं निखिल, कहीं ना कहीं गलतियां तो हो रही हैं. मैंने अभी जो बात कही कि अगर आपसे जय हिंद नहीं बोला जा रहा है, वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है, राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा, आप इसमें भी विवाद कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं. तुम्हारा धर्म राष्ट्र से बढ़कर नहीं है भाई साहब. राष्ट्र चेतना सबसे बड़ी चेतना है, इससे बड़ी चेतना कुछ नहीं है. अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो इस तिरंगे से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. इसका एक ही रंग है साहब, लाल. चाहे भारत की क्रांतियां उठा लीजिए, 57 का विद्रोह उठा लीजिए, या फिर आप बगावतें उठा लीजिए, खून एक ही बहा है और वो है लाल रंग. तिरंगे से बड़ा कुछ भी नहीं है. ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा. मतलब जब भी इस बारे में बात होती है, आंखों में ना एक तिनका आ जाता है आंसू का, कि हमारे ही लोग जा रहे हैं और हमारे ही कुछ गद्दार हैं जो इसको स्थापित कर रहे हैं. 2025 भगत सिंह अगर होते तो जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, वो कैसे इस चीज़ को लेते? और ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरे भारत में, इस चीज़ को वो कैसे लेते? भगत सिंह को टूटते हुए बहुत कम लोगों ने देखा है. उसमें से बस खाली उनके साथी थे जिन लोगों ने टूटते हुए देखा है. अगर 2025 में भगत सिंह होते ना निखिल, तो हम भी उन्हें टूटते हुए देखते, बौखलाते हुए देखते, रोते हुए देखते कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में. जिस व्यक्ति ने 3 साल तक संघर्ष करा सिर्फ इस बात पे कि मैं रोटी और नमक से काम चला लूंगा लेकिन तुम एक साथ रहो, वो व्यक्ति अपने साथ ये होते हुए देखता तो उसको कैसा लगता? बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, बात यहाँ मणिपुर की भी है, बात यहाँ दक्षिण की भी है. आपने शायद खबरें सुनी होंगी कि हमें हमारा अपना राष्ट्र चाहिए. सरदार पटेल फोकट में तो नहीं थे कि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे भारत को एक रेखा चित्र में बांधा था. तब तुम्हारी आवाम कहां थी? तब तुम्हें तुम्हारा देश नहीं चाहिए था. कल के दिन उत्तराखंड अगर बोलेगा कि हमें हमारा देश चाहिए, उत्तर प्रदेश बोलेगा हमें हमारा देश चाहिए, कहां से लाओगे? आपस में फूट करो की राजनीति मत अपनाओ जो अंग्रेज अपनाया करते थे. अंग्रेजों की सबसे बेहतरीन चाल यही थी. अभी तक जी रहे हैं वो, अभी तक जी रहे हैं. आप किसी भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चले जाइए, बच्चा अगर नमस्ते करते हो दिक्कत है, लेकिन गुड मॉर्निंग करते तो वेरी नाइस. क्यों? क्योंकि भाई आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, आपने जेंटलमैन विश नहीं करा. आप मैकॉले की पदवी अपनाते जाओ और आप खुद ही बर्बाद होते जाओ. भाई स्वामी दयानंद सरस्वती कितनी बढ़िया बात बोलते थे, अगर तुम्हें भारत के पुरातन इतिहास को पुनः जागृत करना है तो नमस्ते से बेहतरीन अदाकार कुछ हो ही नहीं सकता, ओम से बेहतरीन अदाकार कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन तुम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के कल्चर में मर गए हो, पिट गए हो और घिस गए हो, तो तुम पुनः जागरण कहाँ से करोगे? आपने भगत सिंह और पहलगांव के लेके बात करी. भगत सिंह का दिल टूट जाता है ये देख करके साहब, वो जो कश्मीर में हो रहा है जिसमें हमारे ही लोग गोली से छलनी कर दिए गए, और उसके पश्चात दुश्मन देश हमसे कह रहा है कि हम तो ये 30 सालों से भ्रष्टाचारी में करते आ रहे हैं. अपने फालतूगिरी के 2-2 कौड़ी के इमोशंस तुम वहां पेल रहे हो भारत देश को, जिस देश ने आज तक सबसे पहला कदम नहीं उठाया, सिर्फ अपने ईमान का फायदा उठा रहे हो और कुछ भी नहीं. मैंने वही चीज बताई दैट वी आर द मोस्ट मोरल आर्मी. अगर भारतवासी अपने पर आ जाएं तो हमने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, 57 का विद्रोह भी देखा है और 31 की फांसी भी देखी है. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर द मोस्ट मोरल पीपल इन द एंटायर इंडियन यूनिवर्स. I love the way you speak, man. I love the way you speak. मुझे थोड़ा सा ना ये जानना है कि why do you think, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका आंसर मैं भी दे सकता हूँ, बट मैं ना आपका व्यू इसमें जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ स्कूल में एक टाइप की ही एजुकेशन पढ़ाई गई है. जो हिस्ट्री है, मुझे इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में देयर आर सर्टेन पीपल जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि महात्मा गांधी एक बहुत
विविड कैरेक्टर प्ले करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एक विविड कैरेक्टर प्ले करते हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने और किताबें पढ़ी, मैंने और एक्सप्लोर किया, मुझे लगा यार इनके अलावा भी बहुत लोग हैं और ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे। एग्जैक्टली। लोग हेट करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नेवर अ फ्रीडम फाइटर। नो, ही वाज नॉट, ही वाज अ पॉलिटिशियन। ही वर्कड फॉर स्वराज, बट ही कुड नॉट बी कंसीडर्ड फ्रीडम फाइटर। अ सशस्त्र फ्रीडम फाइटर कैन ओनली बी कंसीडर्ड अगर उस व्यक्ति ने अपना खून बहाया है within the withdrawal. Yes, he fought for Swaraj, but there are always two perplexed way of working with Swaraj. Sir, can I have a cigarette? And I agree with you. Let's have a Swaraj. तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जेल के संघर्ष में लगा दिया यह बोलते हुए कि हमें स्वराज चाहिए, और एक व्यक्ति दफ्तरों में दफ्तरे खेल के स्वराज की मांग कर रहा है। पॉसिबल नहीं है साहब, हम एक एंगल पे उनको नहीं रख सकते। लोग हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर आप गांधी और भगत सिंह की एक साथ तुलना करें, अरे कर ही नहीं सकते। लेकिन दोनों ने स्वराज के लिए काम करा, बिल्कुल करा। लेकिन ये मैंने कब कहा कि दोनों को एक ही पटरे पर रखा जाए? पॉसिबल ही नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म उस समय के लाहौर लयालपुर में हुआ, एक व्यक्ति का जन्म आज के गुजरात में हुआ। आप एक समानता के अधिकार पे बात कर ही नहीं सकते, बहुत से डिफरेंसेस हैं। एंड I have always repeated this, Nikhil. Never compare a क्रांतिकारी with a राजनेता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यतेंद्रनाथ दास, महावीर सिंह राठौड़, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी, they were not राजनेता। ये भारत के क्रांतिकारी थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। हाँ, इनकी बलिदानी गाथा उस तरीके से लिखी नहीं गई जिस तरीके से लिखी जानी चाहिए थी। मैंने यहां पर एक नाम लिया, महावीर सिंह राठौड़। महावीर सिंह राठौड़ को काला पानी भेजा गया था। जब काला पानी में थे तो इन्होंने अनशन शुरू करा, एक ऐसा अनशन जिसको भूख हड़ताल का नाम दिया गया। उस भूख हड़ताल में मांग करी गई कि हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए उचित खाना और पर्याप्त सामग्री चाहिए। 5 से 6 दिनों तक अनशन चला। जब अंग्रेजी या ब्रितानी सरकार को लगा कि ये टिकने वाले नहीं हैं, तो 10 से 12 लोगों ने उस पहलवान को पकड़ा। 4-5 लोगों ने हाथ खींचे, 4-5 लोगों ने अपने पांव पकड़े, और अंग्रेजी ब्रितानी सरकार ने अपना ये जो घुटना होता है उनके सीने पर दाब कर नली जो होती है, जिससे फूड पाइप जिसको कहते हैं, उसको नाक में डाला गया। एक प्रोसीजर होता है जिसमें नाक में डाल के पेट में खाना जाया जाता है। फोर्स फीडिंग की गई, फोर्स फीडिंग करी गई। अनफॉर्चुनेटली वो नली पेट में ना जाके उनके फेफड़ों में चली गई। मछली की तरह तड़पता रहा वो क्रांतिकारी, मछली की तरह। कितने लोग जानते हैं महावीर सिंह राठौड़ का नाम? क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स में महावीर का एम भी नहीं है। मछली की तरह तड़पता रहा हमारा क्रांतिकारी अंडमान के काला पानी में, लेकिन उस बारे में एक जिक्र नहीं करा गया। आप लोगों ने शायद बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। महावीर सिंह राठौड़ का एक बड़ा अप्रतिम किस्सा है। महावीर सिंह राठौड़ के एक साथी थे, शिव वर्मा। शिव वर्मा को प्रभात के नाम से खूब जाना जाता है और भगत सिंह के साथी रहे। शिव वर्मा भी भगत सिंह के साथी रहे, महावीर सिंह राठौड़ भी भगत सिंह के साथी रहे। तो डीएवी कॉलेज नाम की एक जगह है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कानपुर में। अब डीएवी तो केंद्र ही क्रांतिकारियों का था, खासकर कानपुर तो केंद्र ही क्रांतिकारियों का था। तो महावीर सिंह राठौड़ को उड़ती उड़ती खबर आई कि आपके पिताजी ने कहा है कि साहब आपकी शादी करवा दी जाएगी। महावीर सिंह राठौड़ डर गए कि मेरी शादी करवा दी जाएगी। अपने मित्र शिव वर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने बोला, यार हमारे पिताजी कुंवर देवी सिंह कह रहे हैं कि हमारी शादी करवा दी जाएगी, अगर मैं शादी के बंधन में बंध गया तो मैं क्रांतियां कैसे लाऊंगा? शिव वर्मा ने बोला, भाई तू एक काम कर, एक चिट्ठी लिख अपने पिताजी को और चिट्ठी में बतला दे कि मुझे क्रांतियों के लिए काम करना है और मैं विवाह नहीं कर सकता। महावीर सिंह राठौड़ ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी अपने पिताजी को भेजी। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और हृदय एकदम खुशहाल हो गया। चिट्ठी वापस आई, चिट्ठी में लिखा हुआ था, मुझे इस बात का गर्व है कि तुमने सोचा है कि मैं शादी ना करके अपना पूरा जीवन भारत पर समर्पित करूंगा। तो सिर्फ भगत सिंह ही नहीं थे जिन्होंने शादी से इनकारा था, महावीर सिंह राठौड़ भी थे। और उनके पिता कुंवर देवी सिंह इकलौते ऐसे पुरुष थे जिन्होंने काला पानी को बोला था कि यहाँ पे ब्रितानी सरकार ने हीरे चुरा के रखे हैं, हीरे। और महावीर सिंह राठौड़ वॉज वन ऑफ द हीरा। मुझे ऐसा लगता है जो लोगों को काला पानी की सजा मिली ना, वो दे वर डायरेक्ट थ्रेट टू ब्रिटिश आर्मी। दे वर नॉट अ थ्रेट, they could have like ripped it off. Yes, exactly. क्योंकि अगर मैं एक कॉमन, मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर मैं कहता हूँ कि तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ सब ज्ञान हटा दो। तुम किस बंदे को जेल में रखना चाहोगे? और ऐसे जेल में मैं 3 बार काला पानी होकर आया हूँ सर।
वहाँ का जो रात को एक लाइट एंड साउंड शो होता है जी वो तुम्हारी रूह कल्पा देगा जी। कि तुम ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना हैवान हो सकता है कि मेरे 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 रोंगटे खड़े हो गए बात करते हुए। वहाँ पे बोरे से गर्मी के अंदर बोरे से ढककर हैंटर मारते थे और इतने फोड़े हो जाते थे शरीर के ऊपर। बिल्कुल। और तुम वहाँ पर एक कॉमन सेंस कहती है कि एक इंसान को रखोगे जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर है Exactly. कि वो तुम्हारी सरकार छोड़ो, वो तुम्हारी रूह तक खा सकता है। Exactly. तो वहाँ पर जो लोग गए हैं, आई थिंक वो ही सच में वो लोग थे जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंस ला सकते थे। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने काला पानी में जितने भी हमारे शेर रहे, किसी का भी नाम सुना है भारत की किसी भी पाठ्यक्रमिका की पुस्तकों में? एग्जैक्टली। विनायक दामोदर सावरकर को और गणेश सावरकर साहब को छोड़ के, वो भी आज के समय पर जब सावरकर हाईलाइटेड हो गए। इससे पहले आपने एक व्यक्ति जिसका नाम सुना, एक व्यक्ति, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बतलाना चाहता हूं। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी में रखा गया। जब ट्रीटी के तहत सान्याल साहब को छोड़ा गया तो सान्याल अगली प्लानिंग में थे कि अब क्या करना है। That was the spirit of Indian nationalism Sanyal had, and Sanyal made a party which was known as HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वही पार्टी है जिस पार्टी में बाद में भगत सिंह ने एस ऐड करा, समाजवाद, हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातांत्रिक संघ, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन जानता है सान्याल के बारे में? सान्याल की लिखी हुई पुस्तिका बंदी जीवन, भगत सिंह उसको क्रांतिकारियों की भगवत गीता बतलाते थे। बट हु हैज रेड बंदी जीवन? लोगों को पता पहली बार चलता है जब हम बोलते हैं बंदी जीवन भी एक पुस्तिका थी जो सान्याल द्वारा लिखी गई। ऐसे बहुत से नाम है निखिल, सान्याल तो फिर भी एक नाम है, ऐसे बहुत से नाम हैं जो विस्मृत हुए नहीं, करे गए। 47 के बाद जो सरकार आई, 70 के बाद जो सरकार आई, 90 के बाद जो सरकार आई या 2000 के बाद जो सरकार आई, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ इस बात से है कि व्हाट हैव यू डन टू आवर फ्रीडम रिवॉल्यूशनरीज। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने दो नाम सुने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। वो नाम आपने इसलिए सुने क्योंकि उनको पढ़ना आसान है। right. उनके बारे में शोध करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन लोगों के बारे में है। पोरबंदर जाना आसान है, काला पानी जाना कठिन है। जवाहरलाल नेहरू जिस जेल में रहे उस जेल में जाना आसान है, लेकिन जिस जेल में भारत के अलग क्रांतिकारी रहे उस जेल में जाना मुश्किल है। आप मेरे को कानपुर के बीहड़ों में जाकर दिखाइए, आप मुझे भवरा के बीहड़ों में जाकर दिखाइए जहां पे चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद तो जन्मे वहां पे जहां पे क्रांति का क नहीं था, और उसके पश्चात वो व्यक्ति भारत के सशस्त्र क्रांति का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ बना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में जो एक्शन रचा गया, उस बारे में हमारे पाठ्यक्रमों में बड़ी अच्छी बात लिखी जाती है दैट ऑन 9 अगस्त 1925 सम फ्रीडम फाइटर्स सीज्ड अ ट्रेन एंड लूटेड द ट्रेन। तुम क्या बतला रहे हो इतिहास में? तुम ये बतला रहे हो कि हमने ट्रेन लूटी। अरे हमने अपना ही पैसा वापस लिया। अंग्रेज कहते थे कि हमारी थेल्स नदी आके देखिए, बनाया तो हमारे पैसे से ही, चोर तो ये पहले से थे। हाँ, बस ये है कि इनमें चोरी करने की शक्ति बहुत बढ़िया थी। आपने क्रिश देखी होगी, क्रिश में जैसे मास्क लगा के वो व्यक्ति लोगों को बचलाता है ना, वैसे ये काम भी ये करते थे, बतलाने के लिए कि देखो हमने कितने महान काम करे। अरे हमने तुम्हें रेलवेज दी, अपने लिए दिया, हमारे लिए नहीं दिया, अपने लिए दिया। यू डिड इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी इंडियंस। एंड हम भारतीयों को लगता गया कि वाह ये तो अंग्रेजों की देन है। मैं शायद अभी एक चलचित्र देख रहा था, पान सिंह तोमर, उसमें किसी का डायलॉग था कि अंग्रेज हमें एक चीज़ बहुत अच्छी देकर गए, डिसिप्लिन। अच्छा, ये अब हमें डिसिप्लिन सिखाएंगे। शराब पीने को तुम डिसिप्लिन कहते हो, देर में उठने को तुम डिसिप्लिन कहते हो। बट नो वन हैज़ एक्चुअली टॉक्ड अबाउट विवेकानंदा एंड दयानंद सरस्वती। लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं, निखिल के आप इतनी जगह घूम कर आए, आपके इतने पैसे लग गए, ये तो तुम्हारा मानना है। घूमने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, मन की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद क्या था उस व्यक्ति के पास? कुछ भी नहीं, फिर भी वो व्यक्ति शिकागो गया, रहकर आया, भाषण दिया और वापस आया। घूमने के लिए मन लगता है, पैसा नहीं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी भारतीय नागरिक से यह निवेदन करता हूं कि जब भी समय मिले इन क्रांति स्थलों पर जरूर जाएं। ये क्रांति स्थल आपके बिना अधूरे हैं। हमेशा ध्यान रखें, स्मारक में अगर सड़ावट है, खिचलापट है, तो यह आपकी गलती है कि जिन लोगों ने हमारे लिए अपना पंच तत्व विलीन कर दिया, उन लोगों को तुमने ऐसे भुला दिया। लोग बोलते हैं कि साहब आप लाइब्रेरी जाके देखो कितना शानदार अध्ययन कर रहे हैं। अरे अपने लिए कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, पीसीएस, नॉट फॉर भारत।
टेल मी वन नेम हु इज स्टडिंग फॉर द शोध ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अ वेरी फ्यू ऑफ. टेल मी वन नेम हु इज एक्चुअली स्टडिंग एंड वर्किंग ऑन द डिस्कोर्स कि हम भारत को कैसे संभालें, अ वेरी फ्यू. एक पेज है द बेटर इंडिया, मैं इंस्टाग्राम पे उस पेज को फॉलो भी करता हूँ. वो बहुत बढ़िया स्टोरीज डालता है कभी कभी अनसंग लोगों की जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. उनको पढ़ने का प्रयास कौन करे, वो तो खाली चोर बाजारी के रूप से कार्य चलता आ रहा है, चलता रहेगा. तो अभी मैंने आपको सान्याल का नाम बताया, महावीर सिंह राठौड़ का नाम बताया. आप किताबों में एक नाम मेरे को दिखा दीजिए कि एक बार भी सान्याल के ऊपर बात हुई. आपने कुछ प्लेसेस बताए कि दीज आर द प्लेसेस, मन लगता है इन प्लेसेस पे जाने के लिए. जी. दिल्ली में कोई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप रेकमेंड करेंगे यार ये कुछ, दिल्ली अगर दिल्ली में रह रहे हो तो ये कुछ 4 या 5 स्थल हैं जहाँ पर आपका जाना ज़रूर बनता है. मैं एक मेडिकल कॉलेज बताता हूँ आपको. आप एक मेडिकल कॉलेज है MAMC, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. अब लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है ऐसा. मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको एक स्मारक स्थल दिखेगा, क्योंकि वो वही जगह है जहाँ पे लोगों को फांसी चढ़ाई जाती थी. उसको हम कहते हैं दिल्ली फांसी घर, ओल्ड दिल्ली फांसी घर. अब आप बोलेंगे इसका इतिहास क्या है. मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा इस बार जब चांदनी चौक जाइएगा तो बहुत आराम से घूमिएगा उस जगह को, क्योंकि चांदनी चौक में 1912 में एक घटना हुई थी. उस समय के द देन वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंगे, और उनकी वाइफ उनके साथ बैठी हुई थी. असल में फेस्टिवल कुछ इस प्रकार के था कि कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट हो रही थी दिल्ली. रास बिहारी बोस, जिनको हम प्रेम से रासुदा बुलाते हैं, रासुदा ने प्लानिंग करी कि बम फोड़ा जाएगा और उस बम से हार्डिंगे को उड़ाया जाएगा. आप सोच के देखिए, एक क्रांतिकारी बोल रहा है कि हम लिखेंगे, एक क्रांतिकारी बोल रहा है हम सोचेंगे, एक क्रांतिकारी बोल रहा है इसको उड़ाया जाए. इसको कहते हैं स्वराज की शक्ति. और बम जिस व्यक्ति ने फेंका, ही वॉज अ 20-year-old फेलो रिवॉल्यूशनरी, बसंत कुमार विश्वास. 20-year-old, आई रिपीट, 20 साल का एक लड़का, जिस व्यक्ति ने चांदनी चौक में बम फेंका. अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड हार्डिंगे बच गया. उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा था, जो भारतीय था, ही लॉस्ट हिज लाइफ. एक केस चला, इस केस का नाम था दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. और इसी केस के तहत बसंत कुमार विश्वास को अंबाला में फांसी हुई, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जहाँ पे ओल्ड फांसी घर है वहाँ पर फांसी हुई. वहाँ पर आज एक स्मारक है. आप स्मारक जाकर देखिएगा, आपको लगेगा यहाँ धूल लगी हुई है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पर फूल मुरझाए हुए हैं. अब लोग ये सवाल करेंगे, अरे साहब डेली फूल थोड़ी ना मेंटेन कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते. जिस व्यक्ति ने अपना कतरा कतरा बहा दिया हमारे भारत देश के लिए, क्या तुम वहां एक पुष्प नहीं चढ़ा सकते रोजाना. क्या ये हमारी हार नहीं. सबसे बड़ी हार तो हमारी यही है. राशुदा के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था, निखिल, 10,000 रुपए उस टाइम पे. आज लोगों की पगार नहीं होती है 10,000 रुपए, जितना उस व्यक्ति के ऊपर इनाम था. ही वॉज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ब्रिटिश फोर्सेस. Although he then went to Japan, and बाद में उन्होंने जो फौज एकत्रित करी, he gifted it to सुभाष चंद्र बोस and said कि अब तुम इसको कमांड करो, because he was in older hands, उनकी उम्र हो गई थी. मैंने अभी सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम लिया था. He was one of the hands to रास बिहारी बोस. रास बिहारी बोस सिर्फ 1912 के लॉर्ड हार्डिंग के केस से नहीं जुड़े हैं, गदर पार्टी से भी जुड़े थे. एक मिनट, आई वांट टू नो मोर अबाउट रास बिहारी बोस. यस प्लीज. रास बिहारी बोस जैसा व्यक्ति भारत में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. आपने बोला कि उन्होंने अपनी पूरी फोर्स गिफ्ट कर दी. एग्जैक्टली. आप सोच के देखिए, आपने अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया था. पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इन अ फेवर के यार हमें फौज की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें पुलिस फोर्सेस की है. तो जब ऑपरेशन पोलो हुआ तो फौज कहां से आई. कुछ चीजें होती हैं जो बैक ऑफ द माइंड चलती हैं. रास बिहारी बोस वाज दैट बैक ऑफ द माइंड. आप सोच के देखिए कितना डेलिबरेटली रास बिहारी बोस ने काम करा. लोग सुभाष चंद्र बोस को समझते हैं उस व्यक्ति ने ICS क्लियर करा, उसके बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद वो भारत आया, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को त्यागपत्र दिया, उसके पश्चात ही फ्लीड अवे. ये तुम लिख रहे हो. He went to Germany so as to ensure कि हमारा भारत खतरे में ना रहे, और लोग हमें क्या कह रहे हैं कि नहीं, उस व्यक्ति ने एक्सेस पावर्स हाथ मिलाया. अरे सोच के देखो, जर्मनी और जापान, दे वर सो नेशनलिस्टिक इन देयर फिगर्स कि वो किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते थे. सुभाष चंद्र बोस ने हाथ भी वहां मिलाना चाहा जब पता था कि हमारा भारत खतरे में है, तो उसके लिए मैं कोई भी रास्ता चुनने को तैयार हूं. When सुभाष चंद्र बोस went to meet एडोल्फ हिटलर, हमारे इतिहास की पुस्तकों में क्या लिखा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस met एडोल्फ हिटलर. अरे एडोल्फ हिटलर had the bloody pleasure to see सुभाष चंद्र बोस. ये तो कभी नहीं बतलाया गया. वो व्यक्ति जो उसने पुस्तिका लिखी थी मेन कैंप, उसमें जाके उस व्यक्ति ने यह बतलाया कि भाई साहब जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है, कि इंडिया कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश. नो इट इज नॉट. सबसे पहली बात वो रख रहा है वहां जाके.
दैट वॉज सुभाष चंद्र बोस फॉर यू। रास बिहारी बोस ने जो अपनी टुकड़ी बनाई, उस टुकड़ी को सहृदय सप्रेम भेंट करा सुभाष चंद्र बोस को। क्यों? क्योंकि रास बिहारी बोस, उनकी उम्र हो गई थी। कब तक वो व्यक्ति सशस्त्र क्रांति के लिए काम करता? ही नेवर वेंट ऑफ बैक टू इंडिया टू द ही नेवर बैक ऑफ टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्यों? अरे क्योंकि यहां पकड़ने की उनकी चांसेस ज्यादा थी। हमारे भारत में कुछ गद्दार बैठे हैं ना, जो नाम की फिरौती ऐसे कर लेते थे। हमारा पूरा भारत सशस्त्र क्रांति का विद्रोह गद्दारों की वजह से लुटा दिया गया, चाहे वो हंसराज वोरा रहे हो, चाहे वो कोई और रहे हो। चंद्रशेखर आजाद की शहादत क्यों हुई? गद्दार की वजह से। भगत सिंह की शहादत क्यों हुई? गद्दार की वजह से। काकोरी असफल क्यों हुआ? गद्दार की वजह से। हर जगह हमने सिर्फ और सिर्फ गद्दारी सही। आप सोच के देखिए कि भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला भी तो हमारा भारतीय था, काकोरी के खिलाफ केस लड़ने वाला भी तो हमारा भारतीय था। भगत सिंह उस टाइम पे बहुत बड़ी फिगर थे। एग्जैक्टली, आज भी हैं। हाँ सॉरी, आज भी हैं। और आई थिंक मैं जिस थॉट प्रोसेस से आता हूँ, हम मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है, बाद में धर्म वरम कुछ भी, जो भी तुम जात बोलना चाहते हो। कहा जाता है कि उस टाइम पे महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो भगत सिंह और जो साथ में उनके लोग थे उनको बचा सकते थे, एंड उन्होंने वो एफर्ट भी नहीं डाला, जैसे मूवीज में भी ये दिखाया गया है। और हैव यू रेड थ्रू दिस कि ये कितना सच है? देखिए ऐसा है, मोहनदास करमचंद गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। अब लोग उनको बोलते हैं यार वो व्यक्ति बेवकूफ था। बेवकूफ तो नहीं था भाई। जो व्यक्ति अपनी एक बार कहने पर एक आवाज से पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा कर सकता है, तो सोचिए उसकी आवाज में दम तो बहुत होगा। पतला सा व्यक्ति, सिर्फ एक धोती कुर्ता पहनने वाले में दम तो था। लेकिन बात यह है कि आपने परिचालक शक्ति किसको बनाई, ये देखने की बात है। देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, आपने मुझसे पूछा क्या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा बचलाने का प्रयास करा गया। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, इस छोटे से किस्से से आप समझ जाएंगे कि कितनी शक्ति थी। दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोहरा की धर्मपत्नी। भगवती चरण वोहरा भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की पार्टी में ही थे, हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातंत्र संघ। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो गुप्त रूप से मोहनदास करमचंद गांधी से मिलने के लिए गई और उनसे बोला कि क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए कुछ हो सकता है। अब आप मोहनदास करमचंद गांधी का रिप्लाई सुनिए। उन्होंने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, हम उनकी राष्ट्रभक्ति का सम्मान करते हैं मगर हम उसको विवेकहीन देशभक्त कहेंगे। वो लोग जिस पथ पे हैं दैट इज वायोलेंट पथ, और मैं वायोलेंट पथ का सपोर्ट नहीं करता हूं और नहीं करूंगा। इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम दुर्गा भाभी से अगर तुम अभी यहां पर आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हारे बचाव के लिए कुछ कह सकता हूं। तो देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मोहनदास करमचंद गांधी वॉज स्ट्रिक्ट इन हिज रूल्स। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस को हटा के अगर आपने भारत के क्रांतिकारियों के लिए काम करा होता तो बात कुछ और होती। अरे चलो विवेकहीन ही सही, देशभक्त तो थे। आप मेरे को एक व्यक्ति गिना दो आपकी पार्टी का जिसके पास विवेक बहुत था। आप लाला लाजपत राय की बात करते हैं, लाला लाजपत राय तो खुद क्रांतिकारियों के समर्थन में थे। जब लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी उसके 15 से 16 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। बदला किसने लिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। जब तुम्हारे लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल भारत में आया गया तो बदला किसने लिया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। भगत सिंह के एक साथी थे, उनका नाम था जयदेव कपूर। महानतम चरित्र, महानतम क्रांतिकारी। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी या कभी खबरें सुनी होंगी कि भगत सिंह के जूते और घड़ियां कहाँ हैं। तो भगत सिंह के जूते और घड़ियां जयदेव कपूर के पास है। दिल्ली में जो तत्कालीन लोकसभा है, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुई, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फोड़ा गया, तो दिल्ली के किराए के मकान पे लोग रहा करते थे। 4 लोगों ने एक साथ निद्रा ग्रहण करी, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर और शिव वर्मा। जब ये लोग चलने लगे ना तो उन्होंने देखा कि भगत सिंह के पाँव में जो जूते हैं वो बिल्कुल वेल पॉलिश्ड हैं और जयदेव कपूर के जो पाँव में जूते हैं वो थोड़े फटे हैं। तो भगत सिंह ने बोला यार जयदेव एक काम करो, तुम मेरे जूते रखो और तुम मुझे अपने जूते दो, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूँ, अब मेरे आने की चांसेस नहीं है। तो जयदेव ने बात एक्सेप्ट कर ली और भगत सिंह ने सहृदय सप्रेम उनको एक घड़ी भी थी। इस घड़ी का किस्सा हम आपको बाद में सुनाएंगे। वो आज भी हरदोई के संग्रहालय में रखी गई है, आप कभी भी जाइए और उसको देख कर आ सकते हैं। उनका निवास स्थान है वहाँ पर, लेकिन कौन जाए हरदोई, कहाँ लोग बीहड़ कंसीडर करते हैं। खैर, जब बम फोड़ दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, तो जिस किराए के मकान की मैं बात कर रहा हूँ, जयदेव कपूर ने मकान लेने से पहले जो उनकी मकान मालकिन थी उन्होंने सवाल करा था कि एक और व्यक्ति आने वाले थे, वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो भाभी लेने गए हैं, उनका विवाह हो चुका है। तो उनकी भाभी ये आज़ादी थी।
जो वो लेने गए थे, बट ये किसी को नहीं पता। और वो जिस घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वो घड़ी उनकी घड़ी नहीं थी, वो घड़ी रास बिहारी बोस की थी। रास बिहारी बोस ने 1912 की जो विफलता हुई उसके पश्चात वो घड़ी सचिंद्रनाथ सान्याल को दी, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने सम्मान में वो घड़ी भगत सिंह को दी, और आज वो घड़ी संग्रहालय में रखी हुई है, वो घड़ी भी और वो जूते भी। ये है भगत सिंह का दार्शनिक इतिहास। भगत सिंह के दो साथी रहे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव और राजगुरु के बारे में लोगों को जानने की फितरत पड़े तो जाने। राजगुरु एक बार खाना बना रहे थे। राजगुरु को सोने की बहुत आदत थी, और सुलाने की तो उससे ज्यादा। जब उन्होंने गोलियां चलाई तो लोगों को सुलाया भी बहुत बढ़िया। तो राजगुरु को सोने की बहुत आदत थी, लेकिन उससे परम देशभक्त आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। पूरे क्रांति विद्रोह में अगर सबसे ज्यादा सफल नेतृत्व क्रांति का कोई कर पाया तो शिवराम हरि राजगुरु। यू टेल अ टास्क टू राजगुरु एंड राजगुरु भी लाइक, काम हो जाएगा तुम्हारा कैसे भी हो, चाहे कोई भी अड़चन हो, ही वुड प्रूव इट्स वे। जब राजगुरु खाना बना रहे थे तो एक एक टर्म होता है, उसको कहते हैं संडासी, चिमटा, चिमटे से रोटियां सेक रहे थे। पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया, उसने आग की लौ को बढ़ाया और चिमटा उसमें डाल दिया। जब वो बिल्कुल लथपथ हो गया ना, एकदम पिघलने लग गया, तो एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, लेकिन मुंह से आह तक नहीं निकली। विजय कुमार सिन्हा जो क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने जोर से बोला, अबे भाई ये क्या कर रहा है? तो राजगुरु का जवाब सुनिए। देख रहा था जब अंग्रेजों द्वारा पकड़ा जाऊंगा और वो ये हादसा मेरे साथ करेंगे तो मेरी चीखें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। दैट वॉज राजगुरु फॉर यू। और तुमने राजगुरु को क्या समझ रखा है? सिर्फ एक गोली चलाने वाला व्यक्ति। अब यहां पर चंद्रशेखर आजाद की महानता देखिए। चंद्रशेखर आजाद भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे क्रांति विद्रोह में जिनसे सब लोग डरा करते थे, सम्मान भी करा करते थे। सबसे बड़े थे। जब बलराज आए, उनका नाम बलराज था, जब बलराज आए तो उन्होंने बोला कि ये धोती क्यों डाल रखी ऊपर? उन्होंने बोला कुछ नहीं ऐसी। उन्होंने गुस्से से बोला हटाओ इसे। जब हटाई गई तो देखा कि यहाँ निशान बन गए हैं, खून निकल रहा है। आजाद भी लाइक, तू क्या कर रहा था ये? तो राजगुरु ने वही उदाहरण दिया कि जब अंग्रेज मुझे पकड़ेंगे तो ऐसा करेंगे। मैं देखना चाह रहा था दर्द कितना होता है। आजाद ने बोला, यार कल के दिन तुम बोलोगे कि मैं पिस्तौल से अपना माथा ठोक दूं और ये देखूं कि दर्द कितना होता है। तू पिस्तौल वापस कर भाई अपनी। पिस्तौल वापस करे और राजगुरु सोने चले गए। इतना प्रेम था उस व्यक्ति को क्रांति और निद्रा से। और जाते जाते समय राजगुरु अपने साथियों से क्या बोल रहे हैं कि अबे सालो, तुम ही लोग फंसवा रहे हो, तुम ही लोग मरवा रहे हो। ये उनके शब्द थे। विश्वनाथ वैशंपायन ने जो पुस्तिका लिखी, जो आज़ाद के सबसे जिसको कह सकते हैं द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल साथी, उन्होंने इस बारे में जिक्र करा है। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी आपने दुर्गा भाभी की मैंने बात बतलाई, जो गांधी वाली थी। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने। दुर्गा भाभी के जो हस्बैंड थे, जो उनके पति थे, भगवती चरण वोरा। भगवती चरण वोरा के ऊपर इतिहास की पुस्तक ने आरोप तक लगा दिया कि वो व्यक्ति सीआईडी का एजेंट था। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। लोग 23 मार्च 1931 को जरूर जानते हैं, लेकिन 28 मई 1930 को क्या हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता। 28 मई को जब बम प्रशिक्षण करने भगवती चरण वोरा बम के साथ रावी तट पर गए, तो जब उन्होंने बम फेंका ना निखिल, तो एक हाथ उड़ गया, उंगलियां कट गई और पेट कुछ इस प्रकार फटा कि इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई। बाहुबली का सीन देखा होगा आपने, जिसमें प्रभास साहब बोल रहे हैं कि मेरी माँ का ध्यान रखना। कि मरते समय भी उन्होंने अपनी द एंड सीन कि मरते समय भी उस व्यक्ति ने अपनी बीवी को ना पूछा, अपनी माँ को पूछा। भगवती चरण वोरा का अंतिम संवाद था कि भगत सिंह को बचाने का प्रयास रुकना नहीं चाहिए। He had a wife, he had a son, but he did not care to speak a single word. उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि मुझे मेरा देश सर्वोपरि चाहिए और मुझे भगत सिंह की बचावट चाहिए। एंड द लास्ट सेंटेंस ही सेड के स्टे विद दुर्गा। और दुर्गा भाभी की कुर्बानी देखिए। जब आज़ाद साहब को ये बात पता लगी, आज़ाद साहब ने किस मुंह से बताया होगा दुर्गा भाभी को। दुर्गा भाभी के आंसू छटक रहे थे और दुर्गा भाभी से आज़ाद ने किस मुंह से बोला, हाथ जोड़ कर के, तुम मिलने नहीं जा सकती। एंड दुर्गा भाभी सेड की ओके। आज़ाद वेंट देयर और वहीं पर उनको दफनाया गया।
अग्नि नहीं दी गई क्योंकि अगर अग्नि देते तो रावी के तट पे दिक्कत हो सकती थी, लोग देख सकते थे कि अग्नि कैसे दे दी। दैट वाज द सैक्रिफाइस दैट आवर हीरोज डिड फॉर अस। हु ब्लडी केयर्स। शुभांकर जी, ऐसा क्या है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ा मरोड़ा गया है, सिर्फ एक पक्ष को ही दिखाया गया है। अगर मैं 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें ले लूँ तो ज़्यादातर उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और अगर कुछ पैराग्राफ्स आएंगे दैट वुड बी ऑन भगत सिंह और द फ्रीडम फाइटर्स, जो रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर बात आएगी। बट इधर इनकी बात नहीं होगी, भगत सिंह की बात नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस की बहुत थोड़ी सी बात होगी, सावरकर की बहुत थोड़ी सी बात होगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की थोड़ी सी बात होगी, एक पेज होगा। एक पेज भी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। ये ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। दूसरी चीज, नैरेटिव ऐसा क्यों बनाया, इसको हम ध्यान से समझते हैं। भगत सिंह शॉट दिस पर्सन, राजगुरु शॉट दिस पर्सन। हमारे लोगों का मानना था कि बच्चे अगर ये पढ़ेंगे तो उनके मस्तिष्क में क्या घूमेगा, शॉट गोली मारी गई। तुमने इस 2 कौड़ी के नैरेटिव की वजह से हमारे पूरे इतिहास को बदल दिया। तुमने ये बतलाया कि एक जगह बैठकर चाय पानी पीने से और किताबें लिखने से हम क्रांतियां लेकर आए। कमाल का विषय। भारत का तिरंगा जो लहर रहा है, जिसको तुम सल्यूट मार रहे हो, वो किताब लिखने वालों की वजह से तो नहीं लहरा है। इस बात की तो 100% गारंटी है। आपने चंद्रशेखर आजाद की बात करी और ये पूछा कि साहब इतिहास में इस बारे में कभी बातचीत क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस बारे में अध्ययन ही कम हुआ। दूसरी चीज, जो किताबें लिखी गई वो साइडलाइन कर दी गई, एकदम साइडलाइन कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद जैसा फिगर या चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्तित्व अपने बारे में कभी खुद नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कभी भी जीवन में कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए या उसके ऊपर अध्ययन हो। इसके ऊपर एक बड़ा शानदार किस्सा है। एक बार भगत सिंह ने मजाक में पूछ लिया कि बलराज भैया आपका निवास स्थान कहाँ पर है। बहुत नॉर्मली भगत सिंह साहब ने ये चीज पूछी। आजाद साहब की आंख लाल हो गई। आजाद साहब ने बोल दिया, क्यों है, क्या करोगे जान के, तुम्हें मुझसे मतलब है या मेरे घर वालों से मतलब है, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले। भगत सिंह ने कहा, यार भाई बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा है मैंने, ऐसी तो कोई बात नहीं रखी है। तो आप सोच के देखिए दृढ़ शक्ति कितनी थी उस व्यक्ति में। उस व्यक्ति ने खुद ये चीज बोली। बाद में भगत सिंह को समझाया कि रंजीत, उनके दल का नाम, भगत सिंह के दल का नाम रंजीत, कि रंजीत अगर तुम ही दल में गोपनीयता नहीं बनाओगे तो कल के दिन हम सार्थक कैसे होंगे। अब दल में नाम रखे गए थे, स्यूडोनेम्स जिसको कहते हैं, शब्द नाम। अपने नाम से कोई नहीं बुलाता था, एक दूसरे के नाम से बुलाते थे। कल के दिन कौन गद्दारी कर दे किसको पता। वैसे गद्दारों की कमी थोड़ी ना रही है। खुद सरदार भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद साहब जाके समझा कर आए हैं कि दल में गोपनीयता बना के रखो, दल को मेरी जरूरत है, मेरे घर वालों की नहीं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कभी भी जीवन में कुछ पढ़ा जाए, लिखा जाए, अध्ययन हो। लेकिन आप संजोग देखिए, जिस व्यक्ति को फांसी नहीं लगी, जो आजाद के साथी थे, हर व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर किताब गाड़ी है, सिर्फ उनके सम्मान में। और हर व्यक्ति ने लिखा है कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा स्वाभिमान रहेगा कि मैं चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व के साथ चला हूं, घूमा हूं और बैठा हूं। मेरी मदर मुझे बचपन से उन्होंने सिखाया है, कभी दान करो ना, अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बिल्कुल, उसे दान कहा जाता है। बिल्कुल। और ये ना पहले से रहा है। जो राजा बनता है ना, वो अपने लोगों को वही रखता है अपनी मिनिस्ट्री में जो उसका गुणगान करे। एंड आई थिंक दिस केम इनटू आवर हिस्ट्री एज वेल। 1947 के बाद जो मिनिस्टर्स बने वो वही बने जो सर्टन लोगों का गुणगान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वही किताबें ही लिखी गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं। और आप बड़ा अजीब फील हो रहा है कि ऐसा एक इंसान जो मरने के लिए कोई खौफ नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि मेरा नाम भी लिया जाए इसके अंदर। एग्जैक्टली। तुम सोच सकते हो वो सोच क्या है। एग्जैक्टली। और तुम उसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते इनसे कि जो अपना दिन मना रहे हैं, मेरा चिल्ड्रन डे मना दो, आज मेरा ये मना दो। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप कभी झांसी गए हैं? नहीं, मैं कभी जरूर जाइएगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद का झांसी से बहुत बड़ा संबंध है। आप सोच के देखिए कि पंडित चंद्रशेखर आजाद कितने ज्यादा दार्शनिक थे। झांसी की बात है, बुंदेलखंड की भूमि पर आजाद का संपर्क बड़ा बेहतरीन रहा। तो वहां पर एक छाया चित्रकार थे, उनका नाम था मास्टर रुद्र नारायण।
मास्टर रुद्र नारायण क्रांतिकारी पार्टी के थे और बाद में कैंसर से, कर्क रोग से उनकी मृत्यु हुई। गजब के मित्र, गजब के संगठनकर्ता, गजब का व्यक्तित्व। मास्टर रुद्र नारायण के घर पे चंद्रशेखर आज़ाद जब रहने हेतु गए, ठहरने हेतु गए, तो एक बार नहाने के पश्चात आज़ाद भैया निकले और आज़ाद भैया जैसी नहा कर आए तो मूंछों पर ताव दे रहे थे। मास्टर रुद्र नारायण के पास कैमरा था, इकलौते फोटोग्राफर पूरे झांसी में। मास्टर रुद्र नारायण को लगा इससे बेहतरीन मौका आज़ाद को खींचने का नहीं मिलेगा। तो जो आप लोगों को छायाचित्र देखने का मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी मूंछों के साथ, वो मास्टर रुद्र नारायण की देन है। तो मास्टर रुद्र नारायण ने आज़ाद साहब से बोला, अरे आज़ाद भैया जरा तरे रहो। न जाने कहाँ उस दिन आज़ाद की बुद्धि गई कि आज़ाद ने बोला रुको, मूंछों पर ताव देने। जब ताव दिया तो तुरंत बिना बिना किसी रोकथाम के सबसे पहले तो रुद्र नारायण साहब ने तस्वीर निकाल ली। और हम कृतज्ञ हैं रुद्र नारायण साहब के कि आपने वो छायाचित्र खींच लिया, वरना हम कभी भी आज़ाद को देख ही नहीं पाते कि वो व्यक्ति दिखता कैसा था। आप उनका डोला देखिए, उनका शोला देखिए, उनके मूछे देखिए, उनका बदन देखिए। कि अगर व्यक्ति का गला पकड़ लेना तो 3 दिन तो पहले व्यक्ति अस्पताल में रहे, उसके पश्चात सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, अब आज़ाद की बात यहाँ पर कहाँ पे आई। आज़ाद वापस चले गए। आज़ाद के सबसे भरोसेमंद साथी थे विश्वनाथ वैशंपायन, जिसका नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना है। लोगों को लगता है भगत सिंह थे, जी नहीं। विश्वनाथ वैशंपायन वॉज द मोस्ट टॉप नॉच सीक्रेट टू चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार विश्वनाथ से उन्होंने बोला कि यार विश्वनाथ, एक काम करो, तुम झांसी जाओ और एक फ़ोटो है उसको तबाह कर दो। तो उन्होंने बोला कर देते हैं। उन्होंने बोला कौन सी फ़ोटो? कहते हैं मेरी फ़ोटो। वैशंपायन बोला आपने फ़ोटो खिंचवाई है? वैशंपायन को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति ने तस्वीर खिंचवा ली, क्योंकि आज़ाद तो खुद कहते थे किसी भी तस्वीर में आने की जरूरत नहीं। और आज़ाद को ऐसा क्यों लगा, यार कल के दिन वो तस्वीर अगर पकड़ ली जाती है, दल का तो भंडा फोड़ हो जाएगा। वैशंपायन गए बड़ी ऊर्जा के साथ और झांसी पहुंचे और रुद्र नारायण से बोला, आपने वो जो तस्वीर खींची थी, आज़ाद भैया ने बोला है कि उसको तोड़ना है। रुद्र नारायण साहब ने वो तस्वीर सामने रख दी और एक चीज उन्होंने बोली, तुम इसको तोड़ दो क्योंकि दल की तरफ से आदेश है। तुमने आज़ाद भैया को देखा है, मैंने आज़ाद भैया को देखा है, आगे आने वाली पीढ़ी आज़ाद भैया को कैसे देखेगी? उन्होंने चुपचाप तस्वीर वापस दे दी। उस चीज़ को दीवार में पिरो दिया गया जिससे कि किसी को पता ना लगे। और खुद वैशंपायन ने जाके आज़ाद भैया से बोला, तोड़ दिए मैंने। तो वैशंपायन ने खुद अपनी किताब में लिखा, मैंने वो भैया से पहला झूठ और आखिरी झूठ बोला। दैट वॉज द रिस्पेक्ट दैट चंद्रशेखर आज़ाद हैड इन इट्स कंटेम्प्ररी साथी। आपने अशफाक उल्लाह खान साहब का नाम सुना होगा। हाँ। अशफाक उल्लाह खान साहब काकोरी के अभियुक्त थे और 1925 9 अगस्त को जो काकोरी में ट्रेन एक्शन रचा गया उसमें वो साथी थे क्रांतिकारी पार्टी के। तो उनको जब जेल हुई, खैर अशफाक उल्लाह खान भारत के इकलौते से क्रांतिकारी थे, जब काकोरी हो रहा था तो उन्होंने मना करा था, मत करो भाई साहब, ये दल उतना सशक्त नहीं है कि हम ये झेल पाएं। और उनकी बात सही भी निकली, सब पकड़े गए। खैर, तो जब वो जेल में थे तो उनके भाई थे रियासतुल्लाह खान। रियासतुल्लाह खान उनसे मिलने के लिए आए और उनसे पूछा कि अब कैसे करा जाए, धन की आवश्यकता है, पैरवी कैसे रखी जाएगी। तो अशफाक उल्लाह खान ने बोला, तुम जाओ, कुछ इंतज़ाम इसका करते हैं। तो एक दिन की बात है, रियासतुल्लाह खान के घर पे एक कोई व्यक्ति आया, बुज़ुर्ग, और उन्होंने बोला कि बाहर ठंडा बहुत है और मुझे एक बीड़ी का बंडल दे दो, और कुछ झोला जो है थमा दिया। झोला थमाने के बाद जब वो बीड़ी का बंडल लेकर आए तब तक वो भाई साहब चले गए थे। बाद में पता लगा कि उसमें 200 रुपये थे। तो अशफाक उल्लाह खान के पास गए रियासतुल्लाह, और रियासतुल्लाह ने बोला कि 200 रुपये को देकर गया। तो उन्होंने बताया वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। बहरूपिया किसे कहते हैं आप आज़ाद साहब से पूछो। द वे ही यूज टू डिसगाइज हिमसेल्फ, छुपा कर रखना अपनी छवि को। जब अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी हुई तो फांसी के बाद रियासतुल्लाह खान उनके शव को शाहजहांपुर वापस ले जा रहे थे। तो किसी स्टेशन पे एक व्यक्ति आया, लालटेन उनके पास थी, अंधेरा उस दिन बहुत था। तो उन्होंने बोला कि मैं शहीद के दर्शन करना चाहता हूँ। कोट पहन कर आया था कोई व्यक्ति। जब लालटेन जली तो अशफाक उल्लाह खान को 3 से 4 बार सल्यूट मारा गया और उन्होंने बोला कि अब मेरे को लालटेन दे दो, मैं ज़रा कुछ काम से जा रहा हूँ, आकर दे दूँगा। ये राज अब तक गोपनीय है कि वो व्यक्ति कौन था, मगर इस बात की 100% गारंटी है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद ही रहे होंगे। आज़ाद एक्चुअली वर्कड इन टॉप सीक्रेट डिवाइसेस। वो व्यक्ति इतना
बड़ा छुपा रुस्तम था कि अपनी छवि वो कभी आगे नहीं देना चाहता। और कुछ लोग ऐसे आजकल के आपने नेता देखे होंगे, एक छोटा सा स्मारक बनवाया, नीचे शिलान्यास करा गया इनके कर कमलों द्वारा। अरे एक आजाद थे जिनको इस बात का बिल्कुल भी नॉट इवन अ पिंच और डायलेमा नहीं था कि साहब मेरे नाम का कुछ बनवाया जाएगा नहीं बनवाया जाएगा। और आज आप एक जगह बताइए जहां चंद्रशेखर आजाद का बुत नहीं है। ये आजाद की सबसे बड़ी महानता थी। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि हम सबसे बड़ी हार कहाँ मानते हैं, जब आप कभी प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज में उस समय इलाहाबाद बोला जाता था। जिस दिन पे 27 फरवरी सन 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ और वो गोलियों से जो है कि वीरगति को प्राप्त हुए, जिस जगह पर भैया को वीरगति हुई थी, ये सरकार इतनी बदनाम थी कि उसने उस पेड़ को ही कटवा दिया, क्योंकि वहां पर फूल मालाएं दिए जलने लग गए थे ना। सरकार कैसे सहन कर सकती थी कि साहब जिस जगह पर आजाद भैया की शहादत हुई है उस जगह पे फूल मालाएं चढ़ाई जाए। ये अंग्रेजी सरकार की बात है। आज भी अगर आप उस जगह पर जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, तो हम आज भी मिट्टी लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? अरे क्योंकि हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है। भगत सिंह जब जलियांवाला बाग गए थे, जो 13 अप्रैल सन 1919 को घटना घटी, उसके पश्चात वो मिट्टी लेकर आए थे, खून भरी मिट्टी। लोग बोलते हैं मिट्टी उठाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, बस यहाँ लगती है बात। यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी इतिहास को समझने के लिए आपको कलम की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, हृदय की जरूरत है। आप इतिहास की पुस्तकों से पढ़ोगे तो हो चुका। आपने लाला हनुमंत सहाय का नाम सुना है? नहीं। लाला हनुमंत सहाय 1912 के लॉर्ड हार्डिंग के केस में इन्वॉल्व थे। उनको काला पानी की सजा हुई और कुछ समय के बाद वो छोड़ दिए गए। 1947 में, ये मैंने कहीं लेख पढ़ा, बड़ा शानदार लेख लगा मुझे। 1947 के बाद वो व्यक्ति हर बार दिल्ली की अपनी निवास स्थान से बाहर जाता और लाल किले के पास जाकर देखता कि क्या हो रहा है। तो उनसे हर व्यक्ति पूछता कि यार तुम हर साल सिर्फ 15 अगस्त को ही क्यों बाहर आते हो? उनका जवाब सुन के रोंगटे खड़े हो गए। जो लेख मैंने पढ़ा, कहते मैं बस ये देखने आता हूं कि जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी और वो किस तरीके से झंडे को फहरा रहे हैं। अब इस लेख में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेख मैंने लेकिन अगर आप इससे समझोगे कि अगर तब एक यूनिटी होती, एग्जैक्टली कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली एक बात मैं काम करने की मेरे को बड़ी अच्छी याद आई, दैट मोतीलाल नेहरू, द फादर टू जवाहरलाल नेहरू, ही एक्चुअली सपोर्टेड द क्रांतिकारी विद्रोह। वो शस्त्रों के लिए भी पैसे दिया करते थे और उनकी मीटिंग चंद्रशेखर आजाद से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने क्रांतियों का समर्थन करा। लाला लाजपत राय वाज वन ऑफ देम, मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ देम, एंड देयर वर मेनी। सी जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुई और बॉम्बिंग के पश्चात सब लोग जब बाहर चले गए, तो आप ऐसा मान के चलिए 2 भारतीय थे वहां पे जो टिके हुए थे, एक विट्ठल भाई पटेल और एक मोतीलाल नेहरू। तो जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, तो उससे पहले उन्होंने पर्चे फेंके जिसमें लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद तेरा नाश हो और मजदूर एकता जिंदाबाद, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात करी और उसके पश्चात उनको हिरासत में ले लिया गया। तो अंग्रेजी सरकार की आप जिसको कहते हैं ना कि आप बदनामी देखिए, उन लोगों ने ये तक बतला दिया कि इन लोगों के पास बंदूकें थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बंदूकें तो भाई वो तो चाहते ही ये थे कि जो बम फेंका जाए वो इस हिसाब से फेंका जाए कि किसी को चोट ना आए। हाँ, उन्होंने दूर फेंका था। उन्होंने दूर फेंका, एक ऐसी दीर्घा में फेंका जहां पे किसी को चोट ना आ सके। और अब भगत सिंह की महानता देखिए कि भगत सिंह ने अदालत को ही क्यों चुना, क्योंकि जब हिरासत में लिए जाएंगे तो अदालत जाएंगे और अदालत से बेहतरीन खेल में कहीं खेल ही नहीं सकता। अब लोग बोलते हैं सुखदेव की यहां पर कहां वैल्यू आ गई। अरे सुखदेव ही वो व्यक्ति थे जो भगत सिंह से इस बात के लिए अड़ गए थे कि अगर कोई जाएगा तो वो भगत सिंह ही जाएगा, क्योंकि भगत सिंह से बेहतरीन राजनीतिक शिक्षा और किसी के पास थी ही नहीं। राजगुरु इस बात से थे कि मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। राजगुरु के ऊपर तो खेल शुरू हो गया था कि तुम जाके करोगे क्या, क्योंकि तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते। तो आप राजगुरु की महानता देखिए, जो भगत सिंह लिखेंगे वो पढ़ के बोल देंगे। इतनी शक्ति थी शहादत होने की। लोग बोलते हैं कि साहब भगत सिंह और भारत के अलग क्रांतिकारियों में क्या डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था निखिल। भगत सिंह मरना चाहते थे, बाकी कोई मरना नहीं चाहता था। भगत सिंह को जितना प्रेम शहादत से था, वीरगति से था, और किसी को भी नहीं था। और उससे भी ज्यादा प्रेम शिवराम हरि राजगुरु को था। संस्मृतियां जो कॉमरेड शिववर्मा द्वारा लिखी गई, उसमें शिववर्मा बड़ी अच्छी तरीके से बात रखते हैं कि कभी इतिहास के पन्नों में ऐसा ना हुआ हो कि जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो तो राजगुरु ने बोला हो कि पहले मुझे चढ़ाओ,
मैं चढ़ूंगा। जब सॉन्डर्स को गोली मारी गई तो सबसे पहली गोली राजगुरु ने मारी थी। उसके पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति मरा है या नहीं, फिर भगत सिंह ने चलाई। उसके बाद भी राजगुरु घर आने के बाद कहते हैं कि भगत सिंह को गोलियां वेस्ट करने की क्या जरूरत थी जब मैंने माथे पर एक मार दी थी। तो सिर्फ इस वजह से कि पहले मैं चलाऊंगा। शहादत के अंग में सबसे पहले भगत सिंह आगे, क्यों? मैं आगे जाऊंगा। ये थी इन लोगों की राष्ट्रभक्ति। शिवांग, मेरा ना एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मैं एज अ होस्ट, मुझे ना मतलब एग्री तो नहीं करता मैं काफ़ी चीज़ों पे, बट मैं एज अ एब्जॉर्वर रहता हूँ पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे हर एक का व्यू जानना होता है, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे बतलाया गया कि जो एक व्यू है ये भी, ठीक है, कि जो हमें इंडिपेंडेंस मिली ना वो हमें ऐसे दान में दी गई है। उसके लिए कोई ऐसे इंडिपेंडेंस के लिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि उस टाइम तक कोई बचा ही नहीं था। जब 1947 तक कोई मेजर था भी नहीं उस टाइम पे। और जहाँ पर कॉलोनीज थी, जहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, अफ्रीका हो गया, ये सब हो गया, वहाँ पर वो सब लोग वो खुद कर रहे थे कॉलोनाइज, वो सब वापस आ रहे थे। और ब्रिटिश को लगा इंडिया में इतना कुछ होल्ड रह नहीं गया है, तो अब इनको दे देते हैं। और इसके लिए गांधी एंड नेहरू प्लेड वेरी वेल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमने ये सब किया है। वो ये तुम्हें लगता है कि आपका व्यू क्या है कि इंडिपेंडेंस हमें कैसे मिली है? देयर वाज अ पॉलिटिकल गेम, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया। पहली चीज तो हमारे भारत के क्रांतिकारियों को बदनाम करने के लिए, देखिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को ये चीज भी लगना शुरू हो गई थी कि जिस तरीके से हम आजादी लेना चाह रहे हैं वो आजादी सफल आजादी में नहीं मानी जाएगी। कब तक आप वायलेंट स्ट्रगल से इस चीज को निर्धारित कर लोगे। लेकिन वो गलत भी नहीं थे अपनी जगह। ये लोग ऐसे समझने वाले तो नहीं थे। तुम्हें बैलेंस चाहिए था? नहीं थे, हमको बैलेंस चाहिए ही था। आज भी अगर आप हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले सेवा है, सेवा के बाद युद्ध है। And that was what our क्रांतिकारी सरफेस टू। अब आपने बताया 47 के बाद जो हुआ, 47 के बाद सबसे पहली चीज तो बंटवारा हुआ, सबसे पहला तो पार्टीशन हुआ। इफ इट वॉज पीसफुल तो पार्टीशन क्यों होता? यानी कि आपको जो आजादी मिली वो आधी अधूरी आजादी मिली। शिव वर्मा खुद अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, जो भगत सिंह के साथी थे, कि आजादी हमें आधी अधूरी मिली। क्यों? क्योंकि तुमने बाकी लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जिन लोगों ने भारत के लिए कार्य करा, उनके लिए तुमने समर्थन नहीं दिया। अब बाकी जो लोग बचे उन लोगों ने रिटन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम करा। लोग डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के लिए बोलते हैं कि वो व्यक्ति SC ST का नेता था, ये था वो था। तुमने क्या पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में? तुमको क्या पता है उस व्यक्ति के बारे में? उस व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ाई करी है? लोग हमसे ये भी पूछते हैं निखिल कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतने ही बड़ी व्यक्ति थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? अरे मूर्ख, क्योंकि भगत सिंह का केस आसिफ अली लड़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उस समय उस जात का होकर, उस कैटेगरी का होकर वहां पर केस लड़ना लाहौर में, इट वॉज अ डैम ब्लडी बिग थिंग। और जिस केस को खुद आसिफ अली लड़ रहे हैं, आप सोच के देखिए कि इतना रिटर्न प्रोसीजर हुआ, तब जाके साइनिंग, ये वो देश भर की चीजें हुई। और आजादी के बाद हमको क्या मिला? बंटवारा। हमारे कितने लोग मारे गए। पार्टीशन की आज भी आप कहानियां सुनेंगे, आज भी लोगों की आंखों में दर्द है। आप कभी अमृतसर जाइए, वहां ट्रेनें कटकर आई हैं, आप लोग कटकर आए, हाथ अलग, पांव अलग, सर अलग, मुंह अलग, नाक अलग। आप अमृतसर जाइए और जलियांवाला बाग के लोगों से पूछिए कि क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला दर्द के अलावा। देयर वॉज नथिंग बट पेन, सफरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉट आर पॉलिटिकल लीडर्स प्लेड? दे वर डेस्परेट के साहब हम कैसे ना कैसे। लोग बोलते हैं ना कि साहब लाइक व्हाट डू यू कंसीडर दैट 47 में क्या होना चाहिए था? यू इफ यू वुड हैव टेकन द प्रिविलेज टू अपॉइंट सुभाष चंद्र बोस एज द प्राइम मिनिस्टर तो बात कुछ और होती। सुभाष चंद्र बोस एज द प्राइम मिनिस्टर वी एक्चुअली नेवर हैड। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री हम सुभाष चंद्र बोस को ही मानेंगे। यार जिस व्यक्ति ने, लोग बोलते हैं उस व्यक्ति ने अपना नोट स्थापित करा, क्या पता है तुम्हें उस नोट के बारे में? क्यों स्थापित करा गया इस बारे में तो कभी बातचीत ही नहीं करी। जो व्यक्ति फौज को निर्धारित कर रहा है वो कितनी बड़ी चीज होगा, जिसके एक कहने पर लोग उनके अनुसार पालन हो जा रहे हैं, वो कितना बड़ा आदमी होगा। निखिल, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। उत्तराखंड से हमारे 2 शेर हुए, एक का नाम केसरी चंद और एक का नाम मेजर दुर्गा मल्ला। केसरी चंद वॉज इन द फौज ऑफ आजाद हिंद एंड दुर्गा मल्ला वॉज इन द फौज ऑफ आजाद हिंद। अब मैं आपको बता रहा हूं इतिहास ने इन दोनों वीरों को बुलाया कहां पर है। केसरी चंद के अंतिम विनय में यह बात करी गई थी कि साहब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जय हिंद,
और मेरे कफन पर खादी का प्रयोग। कहाँ गई ये बातें? हट गई। शहादत कहाँ हुई? MAMC के अंदर जो फांसी घर है वहां पर। और 44 में मेजर दुर्गा मल्ला जो खुद आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, उनकी वाइफ थी शारदा। शारदा ने उनसे बोला कि आप अंग्रेज़ों से बात कर लीजिए और बात को सुनिश्चित करके ख़त्म कीजिए। दुर्गा मल्ला साहब ने बोला कि मैं भारत से गद्दारी तो नहीं करूँगा, सुभाष बोस से गद्दारी तो नहीं करूँगा। तुम देखना कि जब मेरी शहादत होगी लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे और मेरे नाम से गूंज उठेंगे। कौन जानता है दुर्गा मल्ला के बारे में? हमारा उत्तराखंड नहीं जानता। भवानी सिंह रावत, चंद्रशेखर आजाद के साथी, इकलौता साथी जो उनका पहाड़ का था। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मेरी समाधि वहीं बनाई जाए जहां पे चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड में आके गोलियों की शूटिंग करी थी, प्रैक्टिस करी थी। ये स्वाभिमान था भवानी सिंह रावत का। लेकिन हम लोगों ने ऐसा भुलाया है ना निखिल, हम सोच भी नहीं सकते। इतिहास भुलाना इज द मोस्ट ड्रेडेड थिंग दैट वी कैन डू। सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं चाहूंगा आप सभी लोग पढ़ें। उस किताब का नाम है द इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन पिलग्रिम में सुभाष बोस बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यार ये जो हमारा भूखंड है ना, जो हमारा राष्ट्र है, ये राष्ट्र इधर उधर इधर उधर से नहीं, ये आप लोगों से है। इफ वी आर नॉट गोना वर्क फॉर आवर तिरंगा, हु वुड एल्स डू? हु वुड एल्स विल एक्चुअली डू? विनायक दामोदर सावरकर क्या कहा करते थे? जब तक अंग्रेज हमारे दुश्मन है तब तक हमारे दुश्मन है। तुम उनको बाहर भेजो, उसके बाद तुम ट्रीटी बनाओ। किसने मना करा? लोग सावरकर को बोलते हैं वो व्यक्ति हिंदुत्व देकर गया, उसने धार्मिक दंगे। अच्छा, क्या पढ़ा है आपने हिंदुत्व के बारे में? हिंदुत्व सावरकर का समझने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, तब जाके हिंदुत्व समझ आएगा। तब जाके हिंदुत्व आपको समझ आएगा। वो व्यक्ति बाहर जाकर एक व्यक्ति को इंस्पायर कर रहा है, मदन लाल ढींगरा, जो व्यक्ति असैसिनेट कर रहा है एक फॉरेन ऑफिसर को। एक कॉन्स्पिरेसी, उसको कहते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी। नासिक कॉन्स्पिरेसी में जब पंडित जैक्सन को मारा गया, पंडित नाम इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था दैट जैक्सन वाज एन ऑफिसर जो कल्चर्स को बहुत मानता था, भारतीय कल्चर्स को बहुत मानता था। भारतीय कल्चर्स को मानने के बाद भी तुम ऑफिसर थे, कमाल की बात है, वेरी नाइस। तो जब पंडित जैक्सन को मारा गया तो 3 लोगों ने मारा, लक्ष्मण अनंत कानरे, विनायक देशपांडे और गोपाल कानरे। तीनों को फांसी की सजा हुई और इसी सजा को कहा गया नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इसी कारण के वश सावरकर को काला पानी भेजा गया। बट नो वन नोज अबाउट नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ। महाराष्ट्र हमारा निखिल वो प्रांत रहा जहां के इतने बलिदान हम लोगों ने ऐसे बुलाए। द मैन हु एक्चुअली स्टार्टेड रेवोल्यूशन इन द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वासुदेव बलवंत फड़के। नो वन नोज अबाउट हिज नेम। लोगों को वासुदेव का भी नहीं पता। लोकमान्य तिलक, लोग मोहनदास करमचंद गांधी करते हैं। जब तक बाल गंगाधर तिलक जीवित थे तब तक मोहनदास करमचंद गांधी का नाम तक नहीं था, क्योंकि लोकमान्य तिलक के कार्य ही ऐसे थे। जब उनका डिमाइस हुआ सन 1920 में, तब जाके गांधी को वो पावर्स मिली जो इससे पहले कभी नहीं थी। गांधी टुक द सेंटर स्टेज एंड विच वाज ऑब्वियस, ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर। यार गांधी वाज अ वेरी गुड स्पीकर, ही हैड पॉलिटिकल नॉलेज। साउथ अफ्रीका से व्यक्ति पढ़कर आया, 20 साल वहां पर कार्य करा उस व्यक्ति ने, ही हैड पावर्स। बट एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, आपने जो बात कह दी वो अटल है। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ कैन यू वर्क ऑन अ सिंगल थ्योरी? 1922 में क्या हुआ हमारे साथ? चौरी चौरा हुआ। चौरी चौरा में हमारे ही लोग, उनको जला दिया गया। सॉरी, चौरी चौरा में क्या हुआ सन 1922 में कि उन लोगों ने सबसे पहले गोलियां चलवाई और हमारे लोगों ने क्या करा, जब उनको अग्नि दी तो मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या करा कि साहब हम चौरी चौरा को वापस लेते हैं, हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल को वापस लेते हैं। अरे वाह, कमाल का विषय है। इतना शानदार स्ट्रगल चल रहा था और वो तुमने पीछे ले लिया। यही कारण था कि क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई। वरना आप हिसाब लगाइए, 1907-8 में जब खुदीराम बोस की शहादत हुई और प्राफुल्ल चाकी की शहादत हुई, वो किंग्सफोर्ड को मारने के चक्कर में हुई। और इसलिए हुई कि साहब अगर हम क्रांतियों से कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई। तो लोगों को लगा यार अब एक काम करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी आए हैं, हम एक बार अहिंसक आंदोलन पे काम करके देख लेते हैं। काम ठीक चल रहा था, तब तक आपने आंदोलन वापस ले लिया। भाई आपका तो अल्टीमेटम था कि 1921 में हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी का अ भी नहीं था। इट वॉज सुभाष चंद्र बोस जिसकी वजह से या जिनकी वजह से द इंग्लिश यूज टू फियर अस। इट वॉज ओनली 3 नेम वर्ड, सुभाष चंद्र बोस एंड नथिंग एल्स। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आई थिंक it was सुभाष चंद्र बोस, जब उनको लगा कि बाहर से हमारे पे अटैक हो सकता है और पूरा चेंज हो सकता है, पूरा सिविल रेवोल्यूशन आ सकता है जी। That was the time when they see, the point is Subhash Bose was very very equipped with his knowledge. That is why हम सब लोग बोलते हैं कि ट्रैवल करो आप किसी भी देखिए ऐसा है, लोग बोलते हैं कि
काकोरी की ही ट्रेन क्यों लूटी गई, कहीं और भी लूटी जा सकती थी। काकोरी का नाम 1925 से पहले किसको पता था? काकोरी वॉज जस्ट अ जंक्शन, इट वॉज नो एनी डैम रेलवे स्टेशन। काकोरी का नाम तो 1925 के बाद लोगों को पता लगा कि साहब दिस इज समथिंग। और काकोरी में ही क्यों ट्रेन लूटी गई, कभी ये किसी ने सोचने का प्रयास नहीं करा? अरे क्योंकि किसी बड़ी जगह लूटी जाती तो पकड़ने की चांसेस और ज्यादा थी, धरपकड़ और तेज हो जाती। काकोरी बीच में पड़ता है, इसीलिए वहां ट्रेन लूटी गई। अब आप बोलेंगे कितने रुपए के लिए लूटी गई? अगर आप एस्टिमेट डेटा लगाएंगे तो एक जगह डेटा है कि 5,000 रुपए ही मिले थे खाली, और एक जगह डेटा है कि 9,000 रुपए मिले थे खाली। साहब बात 5,000 और 9,000 की नहीं है, बात यह है कि अंधेरे में हमने इनको हमारे खुले हाथ से झापड़ मारा था 10 क्रांतिकारियों ने। दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ काकोरी। लोग परेशान हो गए थे यार, देखो पहले क्या हो रहा था ना कि निखिल, क्रांतिकारी आंदोलन में हम अपने ही लोगों को लूट रहे थे, राइट। तो बिस्मिल ने बड़ी अच्छी नेतृत्व साधी कि यार एक काम करते हैं, सरकारी खजाना लूटा जाएगा, कब तक अपने ही लोगों पर वार करा जाएगा। और हम लोग सिर्फ पैसे के लिए ये वाला काम कर रहे थे कि धनराशि, वो सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद कहते थे तुम मुझे धन दो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। जो उस व्यक्ति ने दी, उससे बेहतरीन व्यक्ति नेतृत्व का कोई बना ही नहीं। 2 ही कमांडर हुए हमारे भारत के, 3 कमांडर हम मानते हैं। पहले कमांडर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे कमांडर चंद्रशेखर आजाद, तीसरे कमांडर सुभाष चंद्र बोस। 3 ही कमांडर हमने भारत को माने हैं, और इनसे बेहतरीन कमांडर आपको कोई नहीं मिल सकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर में हुई, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं गोरखपुर होकर आया उस जगह पर जहाँ पर वो फांसी थी, जहाँ पर वो फांसी हुई है। तो वो कुंडा, वो रस्सी, वो स्थान सुरक्षित है। आप जब जाते हैं वहाँ पर, वो व्यक्ति अपने जेल में आराधना कर रहा है, और राम प्रसाद बिस्मिल बोल रहे हैं कि मुझे इस कक्ष में अब आनंद आ रहा है, अब तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओ या कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम समय वो व्यक्ति कह रहा है वंदे मातरम। और मैं हमेशा चाहूंगा कि सरकारी अंग्रेजी दफ्तरों का दमन रहे। आई विल ओनली एंड ओनली विश फॉर द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो व्यक्ति ये चीज कहकर चला गया। 4 लोगों को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, काकोरी केस में। मजे वाली बात जानते हैं क्या है? कि अंग्रेज थे तो चोर, और बदनामी वाली बात यह कि राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई मान लिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई मान लिया, अशफाकुल्ला खान साहब को फांसी हुई मान लिया। ठाकुर रोशन सिंह तो काकोरी में थे ही नहीं, उनको तुमने कहां से फांसी दी? क्योंकि वो बमरौली में थे। एक एक्शन हुआ था बमरौली एक्शन, तुमने तो सिर्फ बंदे उठाए कि तुम्हें फांसी देनी थी, दिखाने के लिए कि देखिए साहब हमने फांसी दे दी। लोग बोलते हैं भगत सिंह की महानता क्या है। भगत सिंह जब लाल बंगले, जो डीएवी का छात्रावास था, वहां पर जब जाते थे तो ये डिस्कशन चलता था कि काकोरी के अभियुक्तों को छुड़ाया कैसे जाए। इतनी बड़ी बात वो 19-20 साल का लड़का कर रहा था कि हम उन अभियुक्तों को छुड़ाएं कैसे। एक बड़ी मजेदार तो नहीं कहेंगे, दर्दनाक या विलय होने वाली घटना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नज्म लिखी, वो नज्म सरकारी अफसरों ने पास कर दी सोच के प्रेम की नज्म है, और वो चिट्ठी भगत सिंह तक आई। उसमें लिखा हुआ था, बड़ी शानदार नज्म थी, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। अरे उलाहना करी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह और उनकी पार्टी की कि तुम तब छुड़ाओगे जब मेरा सर फंदे पर चढ़ जाएगा। भगत सिंह एक दिन तक कुछ नहीं बोले थे पार्टी से, इतना आघात हुआ था। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वो देश भर के अंग्रेजी लेखकों की पोयम, डायरी एक्सेट्रा। गुलिवर ट्रैवल का नाम सुना है आपने? यही तो हमारी दिक्कत है कि हमने गुलिवर ट्रैवल का नाम तो सुना है, लेकिन दयानंद सरस्वती द्वारा जो पुस्तिका लिखेगी उसका नाम नहीं सुना। गुलिवर ट्रैवल से क्या सीखने को मिल सकता है हमें? लोग बोलते हैं शुभांकर अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है आप अंग्रेजी को बदनाम। अरे अंग्रेजी बदनाम है, बदनाम करने की क्या जरूरत है? आप अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ के अपना स्वाभिमान दिखा रहे हैं कि देखिए हमको अंग्रेजी आ गई। अब बहुत 30 मार का काम कर लिया आपने। आपने जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए थी वो तो कभी पढ़ी नहीं। मैं आपको 5 पुस्तकें बताता हूं। सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूं, कॉमरेड शिव वर्मा की संस्मृतियां, सदाशिव मलकापुरकार की यश की धरोहर, और दयानंद सरस्वती की हर वेद के ऊपर आधारित पुस्तकें। आप इन पुस्तकों को एक बार अपने पाठ्यक्रमों में लगाकर देखिए, और ये मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट में लिख कर दूंगा कि अगर 3 महीने के अंदर हमारे बच्चों में बदलाव नहीं आया तो। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है, और मैं आपको उन प्रतिष्ठानों के नाम नहीं बताऊंगा, हमने बहुत जगह प्रपोजल्स भेजने के लिए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाए। हमारे पास पता क्या आया?
कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसके नंबर कहाँ जोड़ेंगे? तुम नंबरों के चक्कर में तुमने इतिहास की टाल मटोली कर दी। तुमने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ा दिया, शेक्सपियर पढ़ा दिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, लेकिन जो पढ़ाना चाहिए था वो तुमने नहीं पढ़ाया। अच्छा, मजे वाली बात यह है कि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक था, बहुत चाव था। शिव वर्मा बतलाते हैं कि अगर वो व्यक्ति नग्न अवस्था में भी एक कोट पहना होगा तो भी उसके पास एक पुस्तिका होगी। और भगत सिंह ने सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी नहीं पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। विक्टर ह्यूगो भी पढ़ा, ऑस्कर वाइल्ड भी पढ़ा, चार्ल्स डिकेंस भी पढ़ा, टॉल्स्टॉय भी पढ़ा, सब कुछ उस व्यक्ति ने पढ़ा, एवरीथिंग। अपने मृत समय पर भी, जब मरने वो व्यक्ति जा रहा था, फांसी के फंदे को चूमने जा रहा था, तब भी जब जेलर साहब ने बोला कि चलिए साहब आपकी फांसी का समय हो गया, तो वो व्यक्ति लेनिन पढ़ रहा था। अपार्ट फ्रॉम द क्या नाम है, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वो व्यक्ति लेनिन पढ़ रहा था। अब लोग बोलते हैं कि बताओ कितनी बड़ी बात है लेनिन पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है लेनिन पढ़ रहे हैं। सीखने वाली बात ये नहीं है, सीखने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे रूप से पता थी कि जब मैं लेनिन पढ़ते हुए जाऊंगा तो कभी ना कभी इस बारे में उद्धरण जरूर आएगा, और कितने लोगों को सीखने का मौका मिलेगा कि मृत समय पर भी या मरने के समय पर भी आप लेनिन पढ़ते हुए जा रहे हो। अध्ययन का खेल इसको कहते हैं। उस छोटे से जीवन ने हमें कितना कुछ सिखा दिया यार। ही टॉट अस मेनी थिंग्स। मुझे एक चीज़ बताओ, आई डिडंट आस्क यू थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, मैंने पूछा नहीं आपसे कि आपको कहाँ से शौक पड़ा कि आप इस चीज़ में आ गए? Why I am an atheist? No, you're not atheist यार। No, I am not atheist. I'm definitely not an atheist. But जब ये पुस्तिका मैंने पहली बार पढ़ी, ऐसे तो होता नहीं है। देखो मतलब मैंने ओशो पढ़ा, ठीक है, मैंने सदगुरु को पढ़ा जी। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं बुक्स में भी 2-3 बुक्स मैंने वो पढ़ी जो कॉर्पोरेट लेवल पे पढ़ी जाती हैं, बट आई नेवर रेड इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वो स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई गई। बट आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि यू हैव टू, कि तुम्हें पढ़ना पड़ा? somebody gifted me this book, Why I am an Atheist। मेरे चाचा जी को पढ़ने का बहुत शौक था, वो जैसे आज मुझे आपने गिफ्ट किया। हाँ, जो मैंने ये पुस्तिका अब हम सबको देते हैं, तो ये पुस्तिका हमने 400-500 बार इसका अध्ययन कर लिया। हमें ये भी पता है फुल स्टॉप कहाँ पर है, कॉमा कहाँ पर है। एक समय जब पहली बार ये पुस्तिका जब पहली बार पढ़ी तो हमने तो नकार दिया, हमने बोला भाई ये हमारी बस की बात नहीं, कोई व्यक्ति नास्तिक कैसे हो सकता है यार। हम तो आस्तिक हैं, हम एक नास्तिक को क्यों पढ़े। किसी तरह जब इक्का दुक्का पढ़ना शुरू करा तो 9वीं 10वीं की बात होगी, तो 9वीं 10वीं में हमको इतना समझ आ गया कि हमारी बस की बात नहीं है ये पुस्तिका, या तो मेरा आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर पा रही है, फिर मैं उस इंग्लिश के साथ मैच नहीं कर पा रहा हूँ। जब 11वीं 12वीं में इंग्लिश हमारी थोड़ी ठीक ठाक हुई तो फिर से पढ़ने का सोचा। जब पढ़ा पहली बार निखिल, तो यार ऐसा प्रतीत हुआ कि बात तो इतनी जोरदार कही है कि कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब एक 18, 19, 20 साल के व्यक्ति का चरित्र और गुणगान कितना कम करा जाए या कितना ज़्यादा करा जाए, वो भगत सिंह से बेहतरीन आप जान ही नहीं सकते। When you first time read Why I am an Atheist, आपको पता लगेगा आपकी इंग्लिश कुछ है ही नहीं उस व्यक्ति के सामने। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे वो व्यक्ति कभी भी नास्तिक था ही नहीं, उसको सिर्फ धर्म की कट्टरता से दिक्कत थी। He just pointed out his terms, his methodologies। यार 23 साल का व्यक्ति, जीवन ही कितना होता है 23 साल। 23 साल में माइंडसेट कुछ और होता है, 24 साल में कुछ और होता है, हो सकता है 30 साल में कुछ और हो जाए। 4 साल पहले मैं पायलट बनना चाह रहा था। माइंडसेट चेंज होते रहते हैं। तो भगत सिंह ने जो 23 साल की आयु में जो पुस्तिका लिखी, वो अपने आधार पे लिखी। प्लीज डू नॉट जज भगत सिंह ऑन द बेसिस दैट ही वाज एथिस्ट और नॉट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ही वाज एन इंडियन। जैसे अंबेडकर कहा करते थे, फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। तो फर्स्टली एंड लास्टली भगत सिंह एन इंडियन। दूसरी चीज, ही वर्कड फॉर द तिरंगा। यार एक बड़ी छोटी सी चीज मैं बतलाना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि भगत सिंह की महानता कहां पर है। 63 दिन की भूख हड़ताल, 63 डेज। पॉडकास्ट को चलते हुए 1 घंटा हो गया, हमने 3 बार पानी पी लिया है। 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक, सिर्फ इसलिए कि हमें साफ सुथरे कपड़े मिले, खाने के लिए अच्छा भोजन मिले। उस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। 63rd डे व्हेन जतेंद्र नाथ दास अटेन्ड मार्टरडम, तब भी अंग्रेजों ने हमारी सुनी नहीं। 3 महीनों से ऊपर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल गई। उनके साथी बतलाते हैं कि वो व्यक्ति बोलते बोलते स्ट्रेचर पर लेट जाता था क्योंकि शक्ति नहीं बची थी। 60 किलो से वेट 40-40, 30-30 किलो तक आ गया था। सिर्फ हड्डी बची थी, हड्डी। तब जाके अंग्रेजों ने हमारी मांग सुनी। और लोग बोलते हैं कि भगत सिंह पिस्तौल वाला व्यक्ति था। अरे भगत सिंह जितना पिस्तौल का व्यक्ति था, उससे ज्यादा वो व्यक्ति पुस्तकों का था। तो भगत सिंह वॉज अ मैन ऑफ अ कल्चर विद बोथ पुस्तक एंड पिस्तौल इन हिज हैंड। दैट वॉज भगत सिंह फॉर यू। कि वो व्यक्ति हारा नहीं।
लोग बोलते हैं भगत सिंह की सबसे बड़ी जीत कहाँ पर है? जीत यहाँ पर है, उस व्यक्ति को पता था कि हमारा विलय होना तय है, असफल होना तय है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे इन गद्दारों से, और तुम्हारे लिए लड़ेंगे जिनको सिर्फ मूवीज देखने का फर्क है, चलचित्र। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट की ऊर्जा को सिर्फ पॉडकास्ट के माध्यम से ना लिया जाए, अपितु अपने अंदर भांप लिया जाए। बहुत ज़रूरी है। जिस दिन राष्ट्र चेतना आप लोगों के अंदर जग गई ना, थिंग्स शैल गो डिफरेंट। ओके, आई थिंक कैन आई से कि भगत सिंह की अगर कोई चीज़ जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम एन एथिस्ट, कैन इट बी द फर्स्ट बुक जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? यस, इट कैन बी द फर्स्ट बुक, दो इट इज नॉट द बुक दैट शुड बी स्टार्टेड, बट हाँ, तो व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप इसकी चेतना को समझिए। ये आपकी प्रथम प्रारंभिक पुस्तिका हो सकती है, और मेरे हिसाब से सबकी प्रथम प्रारंभिक पुस्तिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको उस चेतना का पता लगेगा कि हाँ भाई ये बात तो जो लिखी है क्या ज़बरदस्त लिखी है, क्योंकि आज भी वो चीज़ फॉलो होती है जो भगत सिंह ने लिखी थी। ही वॉज कंटेम्पररी टू द टाइम्स ऑफ टुडे एंड मॉडर्न कल्चर। आप सोच के देखिए, भगत सिंह को हिंदी भी लिखनी आती थी, अंग्रेजी में तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें, उर्दू भी और गुरुमुखी भी। उस व्यक्ति ने पत्रकार के रूप में भी काम करा, अखबार बेचने के रूप में भी काम करा, क्रांतियों की लहर तो वो व्यक्ति था ही था। तो भगत सिंह को सिर्फ एक कम्युनिस्ट, राइटिस्ट, बीजेपिस्ट, कांग्रेस, हर पॉलिटिकल पार्टी ने भगत सिंह का अपना इस्तेमाल करा है। एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भगत सिंह इनको पढ़ते थे तो वो हिंदू हो गए, एक व्यक्ति ने इनको तो वो मुसलमान। अरे भगत सिंह वाज भगत सिंह, भगत सिंह वाज द डैम रिवॉल्यूशनरी, डू नॉट ब्रेक हिम इनटू पीसेस। हमने क्रांति समझने में ये तो गलती करी, अरे ये तो मुसलमान क्रांतिकारी, अरे ये तो हिंदू क्रांतिकारी। तो अगर तुमने ऐसी क्रांतियां समझी होती तो अशफाक उल्लाह खान साहब तो कभी हमारी पार्टी में ही ना होता इस हिसाब से। आप सोच के देखिए, एचएसआरए की सबसे बड़ी बात क्या थी? चंद्रशेखर आजाद अलग विद्वता के साथ आ रहे थे। एट द सेम पॉइंट पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे, महावीर सिंह राठौड़ आर्य समाज को नहीं मानते थे, भगत सिंह नास्तिक थे, और सभी एक ही पार्टी में थे। चैन की सांस तो तब भी ले रहे थे, और अशफाक उल्लाह खान मुसलमान थे, लेकिन तब भी क्या जोरदार गठन हुआ। वही वाली बात है, कुछ लोगों ने अगर गद्दारी नहीं करी होती तो आज बात कुछ और होती, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपको पता है, द लास्ट मीटिंग दैट भगत सिंह हैड विद हिज फैमिली was on 3rd March 1931। फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन ब्रितानी गद्दारों की वजह से फांसी 23 मार्च को शाम को दे दी गई, जो अगले दिन सुबह 6 बजे देनी थी। एग्जैक्टली। फांसी का एक कानून है कि आपको फांसी सवेरे ही देनी होगी। तो 7:20 7:25 के समय या 7:15 के समय, मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऐसा माना गया कि उस समय फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को इतना डर था कि कहीं कुछ बात ना हो जाए और लोग छुड़ा ना ले जाएं। तो उनकी लास्ट मीटिंग भगत सिंह से उनके परिवार वालों की 3 मार्च को हुई। तो जब 23 मार्च को उनका परिवार मिलने के लिए पहुंचा भगत सिंह से, और साथ में राजगुरु का परिवार भी था, उनकी माताजी पुणे से आई थी और रली देवी जी भी आई थी जो राजगुरु जी की सुखदेव जी की माता जी हैं। तो उनके परिवार को मना कर दिया गया कि आप नहीं मिल सकते, हम सिर्फ माँ बाप को मिलवा सकते हैं। और भगत सिंह का प्रेम ही उनके दादाजी से था, दादाजी को मिलने से इनकार कर दिया गया, चाचा चाचियों को सबको इनकार कर दिया गया, चाची जितनी भी थी। आप यूनिटी देखिए कि राजगुरु ने भी या फिर राजगुरु के परिवार ने भी अपने बच्चे से भेंट नहीं करी, सुखदेव की माता ने भी अपने बच्चे से भेंट नहीं करी, कोई भेंट नहीं करी कि हम अगर भगत सिंह को उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जा सकता तो हम भी नहीं मिलेंगे। सो लास्ट मीटिंग एक्चुअली टुक प्लेस ऑन 3rd March 1931। 23 मार्च को जब फांसी हुई, जब फंदे पर चढ़ाया गया तो फंदे के सामने जो एसआई थे उनसे बोला गया कि मजिस्ट्रेट साहब, आज आपको देखने का मिलेगा कि 3 इनकलाबी राष्ट्र को कितना प्रेम कर सकते हैं और राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आंखें नीचे थी उस व्यक्ति की। और इतना ही नहीं, इन गद्दारों ने सिर्फ हमारे वीरों को फांसी पर नहीं चढ़ाया, हमारे शव तक हमारे पास नहीं आए थे, पीछे के दरवाजे से बोरों में भरकर उनको काटा गया। उसके पश्चात अपने एंगल से उन लोगों ने सारा क्रिमेशन करा। जब परिवार वालों को पता लग गया वहां पर, इधर उधर जब खबरें फैल गई कि वहां पर कुछ हुआ है, तब जाके बाकी लोग उधर पहुंचे और तब जाके उस चीज को तरीके से क्रिमेट करा गया है। इतना डर था भगत सिंह का। और भगत सिंह की मृत्यु के अगले ही दिन 40,000 लोगों ने सर मुड़वाए थे, काली साड़ियों में, काले कपड़ों में, सॉरी 40,000 लोगों ने सर मुड़वाए थे। औरतों ने काले वस्त्रों में एक जुलूस निकाला था। इस बारे में किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा भी हुआ था। शहादतें या वीरगतियां पुस्तकों में नहीं, हृदयों में बसती हैं।
अगर यहाँ है तो बहुत ठीक है, उसको पुस्तकों में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोल रहे हो ना कि साहब, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब पुस्तकें लिखी जा रही हैं, 47 के बाद 2025 में पुस्तकें लिखी जा रही हैं, ये हमारी जीत नहीं हार है। मैं पहाड़ों से आता हूँ निखिल, हमारे यहाँ हमारे राज्य मंत्री कहते हैं कि अरे साहब, हमारे यहाँ पगडंडियां हैं, आज भी हमारे यहाँ टावर्स नहीं हैं और हम आराम से जीवन बिताते हैं। अबे मूर्खो, ये हार है तुम्हारी कि आज भी पगडंडियां ही हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और अगर कोई मुझसे बोलेगा क्या क्या इमारत बनाना डेवलपमेंट है, जी नहीं, इमारत बनाना डेवलपमेंट नहीं है, इमारत से सीखना डेवलपमेंट है। हमने कब कहा कि पहाड़ों में इमारत बनाओ? हमने तो ये कहा कि पहाड़ को पहाड़ की तरह रखो, तो क्रांतिकारियों को भी क्रांतिकारियों की तरह ही रखो। और कृपया आप लोगों से निवेदन है, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हु इज अ नेशनलिस्ट एंड अ रिवॉल्यूशनरी, ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन हु इज अ पॉलिटिशियन एंड हु इज अ रिवॉल्यूशनरी। यस शुभांकर जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इफ़ गिवन अ चांस कि मैं आपको इतनी पावर देता हूँ कि यू कैन गो बैक टू 1947 और से अभी से ही चेंज तो कभी भी ला सकते हैं ना, बिल्कुल, कि आपको रीराइट करना हो, जिस तरीके से एक हिस्ट्री बताई जाए और ऊपर से एक नेशनलिस्ट व्यू जो लोगों के अंदर अपने देश को लेके प्रेम होता है ना, वो जागे, क्योंकि यहाँ पर बहुत विविड है, किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में बहुत एक्सट्रीम है जी। तो वो एक समान रूप से आए। जिस तरीके से इजराइल हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ पर तुम जाके 2-3 साल डिफेंस में सर्व करते हो, एक डिसिप्लिन आता है, तो वो नेशनल प्रेम तो बनता ही है। सिमिलरली ऐसा कुछ भारत में आप सोचते हैं किस तरीके से अगर आपको मौका दिया जाए आप करेंगे? आई शैल बी ग्रेस्ड अगर ऐसा होता है तो। एक छोटी सी कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के बाद बहुत छोटे लेवल से ये चीज शुरू करी जाएगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम नर्सरी। गुड मॉर्निंग टू बी रिप्लेस्ड विद जय हिंद। सेकंड थिंग, ये जो झंडे लहराए जाते हैं सबसे ऊपर तिरंगा लहरा जाएगा। जो हमारी अंग्रेजों की कविताएं पढ़ी जाती है ना, उसकी जगह वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। हाँ, जनगण मन की अहमियत वही रहेगी जो आज भी है। अब आते हैं दूसरे स्टॉप पे, विल आई चेंज द टेक्स्ट बुक्स? नो, आई विल नेवर चेंज द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स वही रहेंगे जो आपकी गणित विज्ञान आप पढ़ रहे हैं। हम कुछ एडिशनल अध्यापिका लेकर आएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रांतियाँ, इतिहास, सामाजिक सेवा, मोरल साइंस पढ़ाएं। मोरल साइंस एक 15-20 रुपए की पुस्तिका आती है, लेकिन उसको लोग आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत केंद्र मानते हैं। मोरल साइंस जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि उसी की सबसे ज़्यादा अहमियत आज हमें है, हमारे लोगों को है। द विविड सिविक सेंस दैट वी इंडियंस हैव इज खत्म। तो हमारे पास सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, इस कंसेप्ट को हमें सबसे पहले खत्म कर। अतिथि देवो भव शुड बी अ कंसेप्ट बट ओनली इफ द सेकंड पर्सन इज अतिथि। बहुत अतिथि हम लोगों ने देख लिए जो लोग अक्रांता बन के आए और अक्रांता बन के चले गए। वी एक्चुअली हैव टू अप्लाई फॉर द पॉलिसीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। के साहब वो तो अच्छी बात है कि आप फिक्र ना बनाइए कि उस व्यक्ति का जन्म सह्याद्री के पहाड़ों में हुआ। दिल्ली में हो जाता तो तुम्हारा क्या होता, कोस्टल एरियाज के आसपास हो जाता तो अंग्रेज तो बहुत दूर के बाद पुर्तगाली भी सोचते आने के लिए। राष्ट्रीय भावना जगानी होगी, स्मारक को फिर से स्थापित करना होगा, स्मारकों के बारे में लोगों को बतलाना होगा। मैं अभी एक छोटी सी घटना मैंने शायद आपको बतलाई भी थी कि मैं राजघाट गया जहां पे मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि है, उस बारे में सबको पता है, लेकिन विजयघाट जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उस बारे में किसी को नहीं पता। तो इतना डिफरेंशिएशन क्यों करा जा रहा है कि एक स्मारक पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, एक स्मारक के बारे में किसी को पता ही नहीं है? स्मारक शुड बी इक्विवेलेंट, हर जगह फूल चढ़े, हर जगह उसी सेवा भाव से कार्य हो। मंदिर छोटे बड़े नहीं होते, मंदिर में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। मंदिर की आराधना उसी प्रकार करी जाती है जिस प्रकार एक स्मारक की। स्मारक हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, उसका सम्मान करना, उसकी योजना बनाना, उसके ऊपर काम करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। मैं हमेशा बोलता हूँ, शिक्षा से बढ़कर कर्म नहीं, राष्ट्र से बढ़कर धर्म नहीं। बस इसी बात के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और मैं सभी राष्ट्र जनमानुषों से यह निवेदन रखूँगा कि आप कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत एक था, एक है, एक रहेगा। इसकी एकता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर हमें कार्य करना है, चाहे वो भगत सिंह का सपना हो, चाहे वो आज़ाद भैया का सपना हो, चाहे वो भगवती चरण वोहरा का सपना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। ओके, that was beautiful, that was beautiful. Alright guys, this was our little podcast जहाँ पर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स किए जहाँ पर एक्चुअली मैं सबसे कम बोला हूँ,
ठीक है, क्योंकि मेरे को सुनने को बहुत मिला और मुझे बहुत ज्ञात हुआ. थैंक यू सो मच शुभांकर जी, आप My हमारे साथ pleasure. ज्वाइन किए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी गोना लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू शुभांकर्स ईमेल इंस्टाग्राम आईडी. आप वहाँ जाके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं. बाकी आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए. वी गोना सी यू सम अदर टाइम. आदियोस लेडीज एंड जेंटलमैन.